शहरी और राउंड मास्टर। अध्याय 131 131 130 ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही होगा ना। पब फ्यूचर एड्स। 131 अध्याय 130 यह आपका बॉयफ्रेंड होगा है ना। 131 अध्याय 130 यह आपका बॉयफ्रेंड होगा है ना। अध्याय 130 क्या यह आपका प्रेमी है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि कभी कभी वह बिना सोचे समझे कुछ मजेदार चुटकुले सुना देते थे जो मैं आपको बता दूं महिलाओं को बहुत पसंद आते थे। पिछले कुछ वर्षों में म्यू यांग कई पुरुषों से मिल चुकी थी, लेकिन वे पुरुष केवल उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित थे और केवल ये सोचते थे कि उसे बिस्तर पर कैसे लाया जाए, और यह भूल जाते थे कि सेक्स के अलावा उनके पास लड़की को खुश करने के बारे में कोई विचार नहीं था। एक महिला, विशेष रूप से म्यू यांग जैसी महिला जो 26 या 27 वर्ष की थी, पियानियो समूह में एक वरिष्ठ कार्यकारी थी, उसे पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जो उसकी रक्षा कर सके, उसे लाड प्यार कर सके, समय समय पर उसे हंसा सके और जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता हो तो उसे गर्मजोशी से कंधा दे सके। पुरुषों को गलत घर में शादी करने का डर होता है, महिलाओं को गलत आदमी से शादी करने का डर होता है। कौन ऐसे आदमी का सामना करना चाहेगा जो हर समय धोखा देना पसंद करता है। लिन जिफेंग जैसा व्यक्ति बुरा नहीं था, सुंदर नहीं था, लेकिन हास्य को समझता था। वह जब भी बोलता था कभी भी गोलमोल बातें नहीं करता था, और जब वह कामुक होता था तब भी सब कुछ स्पष्ट होता था। कुछ घटिया पुरुषों के विपरीत जो आपके सामने कुछ और बात करते थे और आपकी पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से वह सबसे अधिक घृणा करती थी। वे न केवल असुरक्षित थे बल्कि कष्टप्रद भी थे। म्यू यांग अब 17 या 18 वर्ष की बरसात वाली उम्र में नहीं थी। यदि यह 20 वर्ष पहले की बात होती या यदि वह किसी पुरुष को पसंद करती तो यह उन नाटकीय टीवी शो की तरह होता जहां उसका दिल किसी ऐसे पुरुष के लिए धड़कता है जो हास्यास्पद रूप से सुंदर हो, यहां तक कि स्त्रीयोचित रूप से आकर्षक भी दिखता हो। लेकिन अब वह बड़ी हो गई है, परिपक्व हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कितना सुंदर है, लिंग होने का क्या फायदा है। कोई भी पुरुष कितना भी सुंदर क्यों न हो, वह बिस्तर पर कोमलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंततः तथाकथित विवाह यौन सुख के बिना नहीं हो सकता। अगर तुम मुझे संतुष्टि नहीं कर सकते तो सच्चे प्यार की बात करने का क्या फायदा। लिन जिफेंग जैसा लड़का भले ही मांसल न दिखता हो लेकिन छूने पर अच्छा लगता है, जो विशेष रूप से परिपक्व महिलाओं को पसंद आता है। ये वह अंतर है जो महिलाएं और लड़कियां अलग अलग उम्र के पुरुषों में पसंद करती हैं। लगभग आधे घंटे बाद, कई उतार चढ़ावों के बाद, म्यू यांग की कार अंततः एक अनोखे ढंग से सजाए गए आवासीय परिसर में पहुंची। परिसर के पैमाने और इसके निर्माण की शैली को देखते हुए तथा झोंगाई शहर के भीतर इसके स्थान को देखते हुए इसमें यूरोप की झलक थी और निश्चित रूप से यह सस्ता नहीं था। पब फ्यूचर एड्स। हम यहाँ हैं, चलो कार से बाहर निकले। म्यू यांग की सुखद खुशबू उसके कानों तक पहुंच रही थी। ओह, बुरा नहीं है मैनेजर म्यू, ऐसा लगता है कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, लिन जिफेंग ने कार से बाहर निकलने से पहले मजाक में कहा। मेरे माता पिता विदेश में व्यापार करते हैं। मैंने युवावस्था से ही बहुत आरामदायक जीवन जिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी वर्तमान स्थिति अधिकांश लोगों से बेहतर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैनेजर म्यू BMW चलाते हैं, बिना किसी वित्तीय सहायता के इसे खरीदना कठिन होगा। मुझे लगता है कि आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है ना। हे, ये सच है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन किसने कहा कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। म्यू यांग ने लिन जिफेंग को अजीब तरह से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या कमी है? यह कोई आदमी नहीं है ना। लिन जिफेंग ने अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति की। ठीक है, मुझे एक आदमी की कमी है, लेकिन अफसोस ये दुख की बात है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। अन्यथा यह महिला वास्तव में आपके साथ संबंध बनाना चाहेगी। ये कहने के बाद म्यू यांग मोहक हंसी हंसने लगा और गहरी स्नेह भरी आंखों के साथ मुड़कर कार से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद लिन जिफेंग म्यू यांग के पीछे पीछे चला गया और वे दोनों आवासीय परिसर की लिफ्ट की ओर एक साथ चल पड़े। इस परिसर में रहने वाले लोग वास्तव में धनी थे, समृद्ध और कुलीन शब्द बिना किसी अतिशयोक्ति के उनके लिए पूरी तरह उपयुक्त था। प्रत्येक घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक गोपनीयता तालों से ही इन निवासियों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इतना अमीर होने के बावजूद भी आप तियानियो ग्रुप में काम करने जा रहे हैं। वह सचमुच कुछ खास थी। ओह यांग, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। जिस समय म्यू यांग अपने बालों को सीधा कर रही थी और इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोलने की तैयारी कर रही थी, उसी समय एक भड़कीले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग की मोटी महिला उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। ओह आंटी, गलतफहमी मत पालिए, मैं सिर्फ म्यू यांग का सहकर्मी हूँ। उसने बताया कि वह आज कहीं जा रही है, इसलिए मैं उसकी मदद करने आया हूँ। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए लिन जिफेंग ने सोचा कि सक्रिय रूप से आगे आना और चीजों को स्पष्ट रूप से समझाना सबसे अच्छा होगा। भगवान ही जाने कि अगर किसी दिन ये आंटी सड़क पर एक दूसरे से टकरा गई तो क्या करेगी। चल रहा है। यांग, आपने कब स्थानांतरित होने का निर्णय लिया? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? आप कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो अचानक यहाँ से क्यों चले गए? वह तेजतर्रार महिला उलझन में लग रही थी।
उसने जल्दी से म्यू यांग पर एक स्नेही नजर डाली जो शर्म से अपना चेहरा ढक रहा था। चारों ओर रंगीन क्रिस्टल टाइलों के प्रतिबिंब के नीचे म्यू यांग का रंग बेहद अजीब था। उसका सुंदर चेहरा लगभग बेचैनी से टपक रहा था। उसका लंबा पतला शरीर हिलते हुए खंभे की तरह कांप रहा था और बेचैन था। यह आंटी वांग कहाँ? आज आप कहाँ जा रहे हैं? विषय बदलने के लिए म्यू यांग की चतुर आंखें इधर उधर घूम गईं। ओह, मैं वरिष्ठ नागरिक क्लब की बैठक में जा रहा हूँ। आज मैं घर पर ही था और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं टहलने के लिए बाहर चला जाऊं। और वह, ओह चाची वांग, आप आज एक वरिष्ठ क्लब में जा रहे हैं। खैर, बेहतर होगा कि आप जल्दी करें, अन्यथा यदि आप देर से पहुंचे तो आप कार्यक्रम से चूक सकते हैं। मोनिका लेविंस्कीज न्यू मूव ए स्ट्रैटेजी टू रीब्रांड हर इमेज, हर ब्यूटी, एल्बेजिया एज रिवर्सल एलिक्सिर एंटी एजिंग सीरम, Amazon। अभी वापस आते समय ऐसा लग रहा था कि जल्द ही ट्रैफिक जाम होने वाला है। म्यू यांग ने मोटी महिला को लगभग जबरदस्ती लिफ्ट की ओर धकेल दिया। अरे अरे यांग यांग, आज तुम्हें क्या हो गया है? आप आमतौर पर मेरे साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करते हैं, लेकिन अब जैसे ही हम मिलते हैं आप मुझे बाहर धकेल रहे हैं। मैं कुछ देर आपके घर बैठना चाहती थी और संभावित बॉयफ्रेंड चुनने में आपकी मदद करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, म्यू यांग ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। जब वह वापस लौटी तो लिन जिफेग उसे एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देख रहा था और हंस रहा था। मैं कहता हूँ मैनेजर म्यू, ऐसा लगता है कि आपने मुझे यहाँ आने में मदद करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, है ना? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे? चलो अंदर चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं, यहाँ पर यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। म्यू यांग इतनी शर्मिंदा थी कि वह लगभग चाहती थी कि वह जमीन में कूद जाए, ये सोचकर कि आखिर कैसे उसकी अपनी योजना को आंटी वांग ने रोक दिया। यह एक अजीब संयोग था, है ना? जब सामने का दरवाजा खुला तो जो सामने आया वह यूरोपीय शैली का घरेलू साज सज्जा वाला घर था, जिसमें लगभग पूरा परिवार आधुनिक स्वचालित उपकरणों से सुसज्जित था, यहाँ तक कि फर्नीचर भी विशेष रूप से नया था। ऐसा लगता है मैनेजर व्यू, न केवल आप सुंदर दिख रही हैं, बल्कि आपका घर भी बहुत मौलिकता से सजाया गया है। ये कृपया बैठिए, मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ। म्यू यांग के शर्माते चेहरे को देखकर, जो बेचैनी से लगभग गीला लग रहा था, एक मेहनती छोटी पत्नी की तरह लिन जिफेग का मनोरंजन करते हुए खुद को आगे पीछे व्यस्त रखते हुए आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि बस उसी पल में उसने वास्तव में लिन जिफेग को गर्मजोशी से संतुष्ट महसूस कराया। क्या लिन जिफेंग ने कभी ऐसे आनंदमय जीवन का सपना नहीं देखा था? हालांकि जब से 5 साल पहले हुए परिवर्तनों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी, तब से यह वैसा ही है जैसा था। ये मैनेजर म्यू, क्या आपने मुझे यहाँ आने में मदद करने के लिए नहीं कहा था? क्या आप अभी भी चल रहे हैं या नहीं? म्यू यांग को अपने सुंदर कपड़े के जूते में कमरे में भागते हुए देखकर लिन जिफेंग बेचैन हो गया। आखिर क्या हो रहा था? उसे यहाँ चलती सहायता के रूप में होना था, लेकिन अब वह ये नहीं बता सकता था कि म्यू यांग क्या योजना बना रहा था। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में लिन जिफेंग को पसंद करने लगी थी? या शायद आज रात कोई नाटकीय दृश्य होगा और फिर वे दोनों एक गहरे बारिश से भीगे रोमांस में उलझ जाएंगे। 132 अध्याय 131 नांगोंग शुई का आगमन। अध्याय 131 नांगोंग शुई का आगमन। ओह, थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चलो देखते हैं मेरी खाना पकाने की कला कैसी है। म्यू यांग की घंटी जैसी हंसी गूंज उठी और वह इधर उधर भागने लगी। ऐसा लग रहा था कि आज आना तो बस एक बहाना था। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे अब जाना चाहिए, अन्यथा मेरी पत्नी को चिंता होने लगेगी। लिन जिफेग अब और नहीं रुकना चाहता था क्योंकि स्थिति थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। यदि वह इसी तरह रुकता रहा तो कौन जानता था कि क्या जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। अरे जल्दी मत करो, मैंने आज बहुत सारा किराने का सामान खरीदा। जाने से पहले आपको कम से कम भोजन तो कर लेना चाहिए। चलो देखते हैं मेरा खाना बनाना कैसा है। लिन जिफेंग को बेचैन होते देख म्यू यांग जल्दी से आगे बढ़ा और खुली बाहों से उसका रास्ता रोक दिया। मैनेजर म्यू, आप आज तो जा ही नहीं रहे और अब आप चाहते हैं कि मैं रात के खाने के लिए रुक जाऊं। तुम मुझ पर फिदा तो नहीं हो रही हो, है ना? लिन जिफेंग ने सिगरेट पीते हुए और उसकी तरफ आधी मुस्कान के साथ देखते हुए पूछा। लिन जिफेंग की निगाहों के सामने म्यू यांग घबरा गई और उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका हल्का मेकअप किया हुआ साफ चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या ये कैसे संभव हो सकता है? मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ सकता। मूलतः मैंने आज रात ही यहाँ से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन देखिए यहाँ आते समय मैंने सोचा कि यहाँ रहना इतना बुरा भी नहीं है, इसलिए मैंने अंततः न जाने का निर्णय लिया। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो क्यों न जाने से पहले भोजन के लिए रुके और देखें कि मेरा खाना वास्तव में कितना अच्छा है। मेरे लिए इसका मूल्यांकन करें। अगर मुझे कभी कोई बॉयफ्रेंड मिलता है तो वे कहते हैं कि आपको किसी पुरुष के दिल को उसके पेट के माध्यम से जीतना होगा। चूंकि आप भी एक पुरुष हैं, इसलिए आपकी बात सबसे ज्यादा मानी जाएगी। यह महिला सचमुच मनोरंजक थी।
लिन जिफेंग को यही रखना चाहते हो तो ऐसा अजीब बहाना क्यों बना रहे हो? यदि आपको अपने भोजन का स्वाद चखने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता हो तो वह मैं ही क्यों हूं? लिन जिफेंग कुछ उलझन में था। ओह, आपको बता दूं कि मैं सर्वाहारी हूं। मैं कोई भी खाने योग्य चीज खा सकता हूं। हे तो ये तय हो गया। चूंकि आप कुछ भी खा सकते हैं तो जाने से पहले भोजन के लिए क्यों न रुके? मैं जानता हूं कि आप कुछ चालाकी से सोच रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, मैं म्यू यांग भले ही हताश हूं, संभवतः आप जैसे किसी व्यक्ति को नहीं चुन सकता। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं आप जैसे साधारण सुरक्षा गार्ड की नौकरी कैसे कर सकता हूं? इसके अलावा सामाजिक स्थिति के मामले में भी आप मेरे बिल्कुल बराबर नहीं हैं। चूंकि स्थिति ऐसी है तो मैं यहीं रह सकता हूं। इस तरह के स्पष्टीकरण के बाद लिन जिफेंग, चाहे वह कितना भी मोटा चमड़ी वाला क्यों न हो, संभवतः अपने आप को और अधिक धोखा नहीं दे सकता था। वह बस बैठा रहा और उदासीनता से टीवी कार्यक्रम देखता रहा। ठीक है तो, म्यू यांग ने प्रसन्नता व्यक्त की, फिर अंदर से बहुत मधुर महसूस करते हुए वह रसोईघर की ओर भागा और विजय का इशारा करना नहीं भूला। उसकी चमकदार मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि वह मुश्किल से अपने होंठ एक साथ रख पा रही थी। यद्यपि म्यू यांग की उम्र कम से कम 26 या 27 वर्ष थी, फिर भी उसने स्वयं को काफी अच्छी तरह से बनाए रखा था, बिल्कुल 18 वर्षीय लड़की की तरह, विशेष रूप से उसकी नाजुक सुंदर आकृति के साथ जो सभी सही स्थानों पर कामुक रूप से सुडौल थी। जब वह घर पहुंची तो उसने अनौपचारिक पोशाक पहन ली थी और उसके फिट कपड़े देखकर और भी अधिक आकर्षक धारणाएं सामने आईं। इस बीच नानगोन बिन घर लौटी ही थी कि उसने देखा कि उसके पिता नानगोन शुई हुआ के साथ सोफे पर आराम से बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे और कोरियाई नाटक देख रहे थे। नानगोन बिन, जो पहले से ही खराब मूड में थी, को लगा कि उसका गुस्सा और भी भड़क गया है। पापा, आप यहाँ कैसे आए? अपने पिता के अचानक आगमन से नानगोन बिन आश्चर्यचकित हो गई। क्या वह विदेश में नहीं था? वह अचानक कैसे वापस आ गया? इसके अलावा वापस लौटने से पहले कम से कम एक फोन कॉल तो करना ही चाहिए था। उसे कोई खबर नहीं मिली थी और वह अचानक ही आ गया था, और यहाँ तक कि उसके लिए मंगेतर का भी प्रबंध कर दिया था। ओह बिन बिन, तुम वापस आ गई। मध्यम आयु वर्ग का ये व्यक्ति अपने चांदी जैसे बालों के बावजूद सौम्य दिख रहा था, जिससे वह बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था। वास्तव में उनकी त्वचा कुछ युवा लोगों की तुलना में अधिक चमकदार थी। ढीले ढाले पारंपरिक चीनी वस्त्र पहने और बैंगनी मिट्टी का चायदानी पकड़े हुए वह काफी ऊर्जावान दिखाई दे रहे थे। यह क्या है? हर गतिविधि से एक गहन और गहन आभा फैलती थी। ओह बिन बिन, मैंने जिस व्यक्ति से आपका परिचय कराया उसके बारे में आप कैसा महसूस करती हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, उसका स्वर अनुग्रह से भरा था। वह स्पष्ट रूप से अपनी बेटी को इस तरह संजो रहा था मानो वह उसका जीवन हो। इस बीच हुआ बड़ी उलझन भरी आंखों से घूरते हुए नाश्ता कर रहा था। चाचा, आपने मेरे चचेरे भाई से किसका परिचय कराया? क्या मैं उसे जानता हूँ? हे। जैसे ही नानगोन शुई समझाने वाला था, नानगोन बिन ने बीच में ही टोक दिया। वह पिताजी, आपने जिस संरक्षक का परिचय कराया था, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, सिवाय इसके कि वह दिन भर आलस्य में रहता है। हुआ को सच्चाई जानने से रोकने के लिए नानगोन बिन अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। यदि हुआ को पता चल गया तो कौन जाने क्या होगा, शायद बेचारी लड़की सदमे में आकर मर जाएगी। यहाँ तक कि अगर पति की तलाश है तो लिन जिफेंग जैसे व्यक्ति को क्यों चुने, जिसके पास स्थिति और धन दोनों का अभाव है? वह पूरी तरह से मूर्ख है। अंगरक्षक अंकल, क्या वह परेशान करने वाला लड़का सचमुच वही बॉडीगार्ड है जिसे आपने पेश किया था? युवती ने मुंह बनाया। वह स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थी, उसका चेहरा लगभग ये कह रहा था कि वह बॉडीगार्ड पूरी तरह से अस्वीकार्य था। नानगोन शुई भी दंग रह गया। ऐसा कैसे? क्या वह सचमुच अंगरक्षक बन गया? क्या यह तय नहीं हुआ था कि वह आपका मंगेतर बनेगा? ये आप अपनी लंबी यात्रा से बहुत थक गए होंगे। चलो कमरे में चले और बात करें। नानगोन बिन ने जल्दी से अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए और मध्यम आयु वर्ग के आदमी को कमरे में धकेल दिया। ये देखकर हुआ बुकी भी हैरान हो गया। इसमें इतना रहस्य क्या है? लगभग आधे घंटे बाद म्यू यांग ने 3 पश्चिमी शैली के स्टेक और कई चीनी ठंडे व्यंजन तैयार करना लगभग पूरा कर लिया था। लिन जिफेंग के चेहरे पर उत्सुकता देखकर म्यू यांग के युवा चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मेरा खाना पकाना ठीक है? म्यू यांग एक एप्रन पहने हुए एक संकोची गृहिणी की तरह एक शर्मीले चेहरे के साथ थोड़ा उत्साहित और गुलाबी थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी आदमी के लिए खाना पकाया था। हम व्यंजनों के रंग देखकर ही मेरी भूख बढ़ गई है। लिन जिफेंग अपने लालची अधीर भाव के साथ भोजन की तारीफ करता रहा और म्यू यांग को उसकी बात सुनकर सचमुच संतुष्टि महसूस हुई। कम से कम उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। यहाँ सिर्फ खाना ही काफी नहीं है ना? चलो थोड़ी रेड वाइन पीते हैं, कितना रोमांटिक है। जब म्यू यांग शराब लाने गई तो उसका संतुष्ट चेहरा देखकर लिन जिफेंग को अंदर ही अंदर थोड़ी चिंता होने लगी। शराब पीना है? क्या हमें सचमुच इसकी जरूरत है? समस्या क्या है? वैसे भी आप आज रात गाड़ी नहीं चला रहे हैं।
अगर आप नशे में भी हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। मेरा घर काफी बड़ा है। यदि आप आज रात घर नहीं जा सकते तो यहीं रुक जाइए। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ओम, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मुझे खा जाओगे, मुझे डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लिन जिफेंग ने मन ही मन सोचा। उसे एहसास हुआ कि आज रात उसे कुछ आत्मनियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा वह वास्तव में कुछ अपमानजनक कर सकता है। 133 अध्याय 132 कष्टप्रद कीट अध्याय 132 कष्टप्रद कीट। उसके मनमोहक व्यवहार को देखकर लिन जिफेंग केवल हक्का बक्का होकर देखता रह गया, क्योंकि केवल भगवान ही जानता था कि वह क्या सोच रही थी। चलो, ये वही गोमांस है जो मैंने आज सुबह बाजार से तुम्हारे लिए खरीदा था। जब ये गर्म हो तो इसे चखकर देखो, शायद तुम्हें मेरी कुशलता का स्वाद मिल जाए, और शायद मेरी दयालुता का भी। म्यू यांग ने स्वयं लिन जिफेंग के कटोरे में ताजा मांस का एक टुकड़ा रखा। यद्यपि गोमांस देखने में बहुत आकर्षक नहीं था, फिर भी इसकी सुगंध अत्यंत आकर्षक थी। लिन जिफेंग का ध्यान केवल अपने भोजन में अपना सिर छुपाने पर था। आखिरकार म्यू यांग उसे इतना स्नेह दिखा रहा था, जो निश्चित रूप से काफी निराशाजनक था। धन्यवाद, लिन जिफेंग ने जवाब दिया और म्यू यांग की मोहक और अस्पष्ट नजरों पर ध्यान दिए बिना खाना जारी रखा। किसके लिए धन्यवाद? हम दोनों के बीच धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत औपचारिक होगा। हे मैनेजर म्यू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके घर डिनर के लिए आकर किसी जाल में फंस गई हूँ। आधी रात को आपने पहले से ही गोमांस खरीद लिया था और अब आप मेरे लिए गोमांस बना रहे हैं। हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, है ना? लिन जिफेंग ने मजाक में कहा। जैसे ही उसने ये कहा, म्यू यांग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। हाँ, क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप सचमुच अपने आप में पूर्ण हैं? नहीं, किसी ने मुझे घमंडी नहीं कहा है, वे सभी मेरे अच्छे रूप की तारीफ करते हैं, लिन जिफेंग ने ईमानदारी से कहा। हाँ, आप बहुत मजेदार हैं, आपने तो मुझे हंसी से लगभग मार ही डाला। क्या ये भोजन आपको चुप कराने के लिए पर्याप्त नहीं है? आप क्या सोचते हैं कि मैं म्यू यांग कौन हूँ? तुम्हें बाहर जाकर पूछना चाहिए कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम सचमुच बहुत मजाकिया हो। वास्तव में मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपकी नजर में कैसे आ सकता है, और घर पर मेरी पत्नी भी है। यहाँ तक कि यदि आप, मैनेजर म्यू, को कोई स्वाद नहीं है या आपकी पसंद बहुत ही अजीब है, तो भी आप मुझे पसंद नहीं कर सकते। ऐसा लगता है, अफसोस, मैं, लिन जिफेंग, एक बार फिर घमंडी हो गया हूँ। लेकिन ये ठीक है, मुझमें कोई अन्य दोष या विशेषता नहीं है, मेरी एकमात्र विशेषता मेरी मोटी चमड़ी है। अपना खाना खाओ और मेरे साथ बकवास करना बंद करो। म्यू यांग ने उसे गहरी और लंबी नजर से देखा, अपनी भौहें सिकुड़ते हुए मानो वह कुछ कहना चाहती हो। कहो, अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ है तो कह दो। मुझे दूसरों के साथ अनुमान लगाने का खेल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अनुमान लगाने की जरूरत न होने के कारण लिन जिफेंग को पता था कि म्यू यांग क्या सोच रहा था और उसने सीधे उसका सामना करने का फैसला किया। ठीक है, आप सचमुच सीधे हैं। मेरी आंखों में एक नजर डालकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे दिल में क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी निगाहें किसी को भी असहज कर देंगी, इसलिए इसका अनुमान लगाना निश्चित रूप से आसान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी पत्नी है? मुझे बताओ, सच बोलो, मेरे साथ गोलमोल बातें मत करो। और मेरी योग्यता पर सवाल मत उठाए। अगर मैं सचमुच ये जानना चाहूँ कि आपकी पत्नी है या नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हाँ, मेरी एक पत्नी है, लिन जिफेंग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरी एक पत्नी है। तुमने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं और क्या कर सकता हूँ? लिन जिफेंग ने हाथ हिलाकर टाल दिया। और मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, न केवल उसका फिगर अच्छा है, बल्कि वह दिखने में भी अच्छी है, और इससे भी अधिक, वह महत्वाकांक्षी और युवा है। अनगिनत पुरुष उस पर मोहित हैं, और फिर भी वह मेरे हाथों में आ गई। हे। ओह, आप अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा करते हैं, तो बताए, आपकी पत्नी का नाम क्या है? वह अब कितनी बड़ी है? वह किस कंपनी में उच्च पद पर है? उफ, क्या तुम्हें इतना विस्तार से पूछने की जरूरत है? लिन जिफेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला किसी दूसरे के मामलों में इतनी गहराई से जांच करेगी। क्या वह उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी? लानत है, मैं अभी भी एक शुद्ध और भोली कुंवारी हूँ। अगर आप मेरी पैंट भी उतार दे तो भी मैं नहीं झुकूंगा। आगे बढ़ो, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम्हारी पत्नी के पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जिससे उसने तुम्हें वश में कर लिया है। म्यू यांग जल्दी में नहीं लग रहा था, उसने शांति से उसे शांत किया। ये लिन जिफेंग हकलाया, स्पष्ट रूप से यह कहने में असमर्थ था कि उसकी पत्नी नांगोन बिंग थी। अन्यथा न केवल वह उस पर विश्वास नहीं करेगी, बल्कि वह सोचेगी कि वह पागल है। ऐसा नहीं कह सकते, है ना? मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, मेरी पत्नी त्यानयू समूह की नांगोन बिंग है, मेरा विश्वास करो। लिन जिफेंग ने आखिरकार अपना तुरुप का पत्ता खेला, दो मासूम आंखों से म्यू यांग को घूरते हुए, जो लगातार हंस रहा था। गिगल, तुम बहुत मजाकिया हो।
आप सभी लोगों में से ये दावा क्यों कर रहे हैं कि राष्ट्रपति नानगोंग आपकी पत्नी है? ये सुनकर कि लिन जिफेंग की पत्नी नानगोंग बिंग थी, भले ही म्यू यान के पास कोई दिमाग नहीं था, वह अपनी आखिरी सांस तक इस पर विश्वास नहीं करेगी। आखिर नानगोंग बिंग कौन था? वह झोंगहाई शहर की प्रसिद्ध बर्फीली सुंदरता थी, जिसके लिए यंजिंग झोंगहाई जियांगझोउ के धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से आए प्रेमियों का तांता लगा हुआ था। और आप एकमात्र सुरक्षा गार्ड नानगोंग बिंग को अपनी पत्नी के रूप में दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या यह आदमी हास्यास्पद नहीं है? इसके अलावा आप जिन सभी लोगों का उल्लेख कर सकते थे, उनमें से नानगोंग बिंग को ही क्यों चुना? क्या ये बिल्कुल बेतुका नहीं है? मु यांग के कोमल और आकर्षक व्यवहार को देखकर लिन जिफेंग को काफी असहाय महसूस हुआ। देखो, कोई भी सच पर विश्वास नहीं करता। इस बीच दूसरी ओर नानगोंग बिंग ने अंततः अपने पिता को शांत करने के लिए अथक प्रयास किया तथा इस बात पर जोर दिया कि उसकी सगाई के बारे में किसी को नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ गई तो बहुत हंगामा मच जाएगा। बिंग बिंग, क्या हम यहाँ बहुत निर्दयी हो रहे हैं? आखिरकार उस आदमी का पिता मेरा उपकारक है। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है ना? नानगोंग शुई का वृद्ध चेहरा सफेद कागज के टुकड़े की तरह मुड़ा हुआ था। इतनी सारी परेशानियों के बाद उसने सोचा था कि लिन जिफेंग ने उसकी प्यारी बेटी का दिल जीत लिया है, लेकिन इसके बजाय उसके बारे में उसकी धारणा और भी खराब हो गई थी। चाचा, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? सब कुछ गुप्त है। लोलिता जैसी दिखने वाली लड़की हुआ बुकी अपने चेहरे के आधे आकार का एक सेब पकड़े हुए थी और मासूमियत भरे भाव के साथ उसे काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जानती थी कि क्या हो रहा है, सिवाय उसके। ओह नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारे चाचा से बात कर रहा हूं कि आज रात को खाना कहाँ खाना है, हम तय करने वाले हैं। इस डर से कि हुआ को लिन जिफेंग के साथ उसके व्यापार के बारे में पता चल जाएगा, नानगोंग बिंग ने लगभग हमेशा सच्चाई को छुपाया था, ये कहते हुए कि लिन जिफेंग सिर्फ उसका अंगरक्षक था। डिनर, वाह, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भूखा मर रहा हूँ। हुआ बुकी का चेहरा उत्साह से चमक रहा था, शुद्ध मासूमियत उससे झलक रही थी। वह कहाँ है? यद्यपि नानगोंग शुई अपनी अद्वितीय व्यावसायिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन परिवार के साथ व्यवहार करते समय वे अपना अभिमान त्याग देते थे तथा उनके स्वर में हमेशा उदारता का भाव रहता था। उसे, अंकल, क्या आप उस परेशान करने वाले आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे हाँ, ये वही है। नानगोंग शुई को शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी दो महिलाओं के मुंह में एक नापसंद चरित्र बन गया है। क्या वह सचमुच इतना परेशान करने वाला था? हुआ, क्या तुम उसे फोन कर सकती हो और वापस आने के लिए कह सकती हो? नानगोंग शुई के चेहरे पर दयालुता थी, उनका स्वर विशेष रूप से कोमल था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे के साथ व्यवहार कर रहा हो। 134, अध्याय 133, मछली को लापरवाही से नहीं खाया जा सकता। अध्याय 133, आप कोई भी मछली नहीं खा सकते। उसे ढूंढो। किस लिए? हुआ कुछ हद तक अनिच्छुक था। उस परेशान करने वाले आदमी द्वारा उससे पैसे मांगने और यह कहने का विचार कि अब हिसाब किताब निपटाने का समय आ गया है, उसे चिड़चिड़ाहट से भर देता था। चाचा आज रात किसी बात पर उनसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम्हें पता है क्या ये संभव है? नानगोंग शुई की दयालु अभिव्यक्ति को देखकर हुआ बुकी मना नहीं करना चाहती थी, हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अपने दिल में बेहद अनिच्छुक महसूस कर रही थी। उस समय लिन जिफेंग म्यू यान के साथ भोजन का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक उनका फोन बज उठा। माफ कीजिए, मुझे ये कॉल लेनी है। म्यू यान की नाजुक सुंदरता को देखकर वह बिल्कुल उसकी अपनी पत्नी की तरह लग रही थी, विनम्र और सौम्य, जिसने वास्तव में लिन जिफेंग को सुकून दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, हुआ बुकी ने उसके प्रति अपनी नापसंदगी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। तुम जानवर हो, आखिर तुम मरकर कहाँ चले गए? तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? हुआ बुकी का उससे बात करते समय लहजा निश्चित रूप से अच्छा नहीं था, वह सीधे उसे जानवर कहने लगी। यहाँ तक कि उसके बगल में बैठी नानगोंग शुई का दिल भी धड़कने लगा और वह सोचने लगी कि इस आदमी ने उन्हें बहुत नाराज कर दिया होगा। अन्यथा आमतौर पर अच्छे स्वभाव वाला हुआ भी इतना क्रोधित क्यों होगा? ओह अच्छा, हुआ। लिन जिफेंग चौंक गया, पहला वाक्य बहुत आक्रामक था। चलो जिफेंग, यह मेरा पहला मौका है, चलो एक पे पीते हैं। उस समय म्यू यांग ने पहले या बाद में टोस्ट करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि लिन जिफेंग के फोन पर बात करते समय टोस्ट करने का निर्णय लिया तथा उनका स्वर स्पष्ट था। पहली बार। फोन के दूसरी ओर हुआ बुकी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। पहली बार? आखिर ये क्या है? पहली बार क्या उसके बगल में एक महिला की आवाज भी है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी किसी आनंददायक साहसिक कार्य में व्यस्त हो? अरे या वाह, यह आदमी इतना बेशर्म और पतित कैसे हो सकता है? हुआ बुकी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या कहना है। बिना एक और शब्द कहे उसने फोन रख दिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसने कहा, चाचा, इस जानवर को देखो, वह वास्तव में अभी किसी अन्य महिला के साथ है। वह वाक्य पूरा नहीं कर सकी। क्या हुआ? नानगोंग शुई भी उलझन में था।
वह अब किसी दूसरी औरत के साथ खुशी खुशी मौज मस्ती कर रहा है। आह, ऐसा नहीं हो सकता। नानगोन शुई का चेहरा पीला पड़ गया। वह कौन था? म्यू यांग ने पूछा। नानी, लिन जिफेग ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया और हुआ हुआ को नानी कहा। यदि युवती को पता चल गया तो वह इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहता था। धत्तेरी की, उस छोटी सी लड़की ने फोन का जवाब कैसे दिया? लिन जिफेग बहुत गुस्से में थे। हुआ के मन में पहले से ही उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और अब ऐसी घटना के बाद शायद उसकी धारणा और भी खराब हो गई होगी। वह उसके और नानगोन बिन के बीच भी परेशानी पैदा कर सकती है। भूल जाओ, पहले से ही बहुत सारी गलतफहमियां थी, एक और से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आया, आपकी नानी सचमुच बहुत मेहनती है ना? आप बाहर खाना खा रहे हैं और वह अभी भी आपको फोन करने के मूड में है। आपने उसे कहाँ काम पर रखा? मैं किसी दिन नौकरी के लिए बाजार जाऊंगी, शायद मुझे कोई नर पालतू मिल जाए जिसे मैं नैनी के रूप में घर ले जा सकूं। म्यू यांग ने छेड़खानी से हंसी उड़ाई। शायद शराब की उत्तेजना ने भी उसकी सामान्य तर्कसंगतता को शिथिल करना शुरू कर दिया था। अब वह पहले की तरह संकोची नहीं रही। हाँ, इस आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जबकि सच तो यह है कि जब भी किसी आदमी को बाहर खाना खाते समय घर से फोन आता है तो वह या तो कहता है कि वह मीटिंग में है या दोस्तों के साथ बिजनेस पर बात कर रहा है। फिर जब दूसरे लोग उससे पूछते हैं तो उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है, जैसे घर पर नानी है या कुछ और। पुरुषों के मुंह से बहाने कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल, एक अच्छे झूठ के लिए एक अच्छी महिला के सहयोग की आवश्यकता होती है। एक चतुर महिला स्वाभाविक रूप से जानती है कि कैसे खेलना है, जबकि एक मूर्ख महिला बार बार सुनने पर जोर देगी। सच में, चूंकि यह सिर्फ नानी का मामला है इसलिए इसकी चिंता न करें और एक और ड्रिंक ले लें, उसने कहा। म्यू यांग ने आगे कुछ कहे बिना हंस दिया। एक आदमी का बाहर थोड़ा सा छेड़खानी करना समझ में आता है। इसके अलावा म्यू यांग ऐसी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ था। क्या तुम्हें ज्यादा शराब पीने से डर नहीं लगता? चिंता मत करो, शराब की यह मात्रा निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं होगी। म्यू यांग मुस्कुराया। उसे अचानक लिन जिफेंग कुछ हद तक प्रिय लगने लगा। यदि उसने जो कुछ कहा वह सच है, यदि उसकी वास्तव में कोई पत्नी है तो ये सचमुच दुखद होगा। ये बहुत बुरा हुआ कि वह उससे बहुत देर से मिली, अन्यथा वह उसकी पत्नी से मुकाबला कर सकती थी और कौन जाने वह उससे हार न जाती। वैसे लिन जिफेंग, क्या आपको लगता है कि मेरी जांघें सफेद हैं? उस समय म्यू यांग लिन जिफेंग के पास आए, अपने कूल्हों को हिलाते हुए और फिर सहजता से उसके बगल में बैठ गई। उसके मोहक व्यवहार के कारण किसी के लिए भी शांत रहना कठिन हो गया। सफेद, बहुत सफेद, और इतना निष्पक्ष। लिन जिफेंग ने खुद को धोखा नहीं दिया और उसने झूठ भी नहीं बोला। शरीर के अनुपात, वक्रता और स्वभाव के संदर्भ में म्यू यांग निश्चित रूप से शीर्ष सुंदरियों में से एक थी। यदि कोई कहता है कि वह सुंदर नहीं है तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि या तो वह बहुत ईर्ष्यालु महिला है या फिर वह एक ऐसा पुरुष है जिसमें कुछ कमी है। तो क्या आप उन्हें महसूस करना चाहते हैं और खुद आनंद लेना चाहते हैं? म्यू यांग की कामुक आवाज धीरे से उसके कान के चारों ओर नाच रही थी, जिससे लिन जिफेंग का गला और भी ज्यादा जल रहा था। यदि, और मेरा मतलब है कि यदि एक मौका था, यदि वह बूढ़ा लिन जिफेंग होता तो वह ऐसी गलती कर बैठता जो किसी भी व्यक्ति के लिए करना आसान है। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसने ऐसी बुनियादी गलती न करने का निर्णय लिया था। मछली का मांस स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसकी हड्डियों से निपटना मुश्किल होता है। एक बार जब हड्डी आपके गले में फंस जाती है तो निगलना लगभग असंभव हो जाता है। हाँ, मैनेजर म्यू, आप सचमुच मजाक करना जानते हैं। तुम मुझे यहाँ मार रहे हो। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, लेकिन मुख्य बात यह है कि तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे हो, लिन जिफेंग ने हंसते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि म्यू यांग गंभीर है। वह सोच रहा था कि यदि उसका आत्मनियंत्रण इतना मजबूत न हो तो क्या होगा। क्या यह आग से खेलने जैसा होगा? एक ही कंपनी में एक साथ काम करना अविश्वसनीय रूप से जटिल हो जाएगा। जरूर, आप छू सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, वह प्रलोभन देती रही। मैनेजर म्यू, खिलवाड़ करना बंद करो, लिन जिफेंग ने पीड़ा भरे भाव से कहा। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो वह मेरी तीसरी टांग तोड़ देगी। खिसक जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें तंग करना बंद कर दूंगा। तो फिर आओ और मेरे कंधे सहलाओ, इससे कोई समस्या नहीं होगी। मैं इन दिनों बहुत थक गया हूँ, मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं। आओ और मुझे मालिश कर दो। म्यू यांग का मूड बदल गया। उसे इस बात से नफरत थी कि लिन जिफेंग अपनी पत्नी का जिक्र कैसे करता रहता था। क्या वह सचमुच अपनी पत्नी की इतनी परवाह करता था? क्या ये यहाँ है? लिन जिफेंग ने धीरे से पूछा, क्योंकि उसने उसके कंधों की मालिश करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसकी त्वचा की रेशमी अनुभूति वास्तव में स्पर्शनीय थी, बिल्कुल जैड के स्पर्श जैसी चिकनी। यह महिला विचित्र थी, उसमें एक प्रकार का आकर्षण था जो किसी भी पुरुष की इच्छा को जगा सकता था। वास्तव में वह एक बड़ी बहन की तरह की एक योगिनी थी। मम। जैसे ही लिन जिफेंग के हाथों ने पहली बार उसके नाजुक और हड्डियों वाले कंधों को छुआ, म्यू यांग को इसमें आनंद आने लगा। उसके सुंदर लाल चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखाई देने लगी।
संकुचित आंखों और खुशी से भरी गुनगुनाहट के साथ वह अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षक थी। क्या आप थोड़ा और दबाव डाल सकते हैं? ये बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा। इस क्षण में म्यू यांग दिन में कार्यालय में रहने वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। दिन में वह अभी भी आकर्षक थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसे वह लिन जिफेन के खिलाफ चुपचाप झुकी हुई थी और धीमी कराहें निकाल रही थी, जिसका विरोध करना किसी के लिए भी मुश्किल था, जैसे कि किसी प्रिय साथी द्वारा उसे सहलाया जा रहा हो। मेज पर परोसे गए पश्चिमी शैली के भोजन और रेड वाइन तथा यूरोपीय शैली के कमरे के साथ मिलकर वातावरण और भी अधिक मादक हो गया। विशेष रूप से म्यू यांग के चेरी होठों से निकलने वाली कराहें, जो स्वर्गीय संगीत की तरह लग रही थीं, शराब में एक मजबूत कामोद्दीपक मिलाने जैसी थीं, जिससे चीजें अतिरिक्त कामुक हो गईं। 135 अध्याय 134 कितना समझदार बच्चा। अध्याय 134 कितना समझदार बच्चा। लिन जिफेन के बड़े हाथों की मध्यम ताकत को महसूस करते हुए म्यू यांग ने एक पल के लिए कल्पना भी की कि क्या उसे भविष्य में ऐसा कोई आदमी मिलेगा। यद्यपि वह साधारण और यहाँ तक कि औसत दर्जे का था, राजकुमारों, धनी दूसरी पीढ़ी और व्यापारिक दिग्गजों या यहाँ तक कि कुछ सफेदपोश कर्मचारियों से बहुत दूर था, जिन्हें देखने की वह आदी थी, फिर भी वह उसे बहुत सहज महसूस करा सकता था। अपनी उम्र में अपनी प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह लंबे समय से तथाकथित उच्च समाज के लोगों और सफल अभिजात वर्ग के प्रति उदासीन हो गई थी। एक महिला के रूप में अंततः उसका जीवन एक विश्वसनीय पुरुष के साथ ही बीतना था। जाहिर है वह झो वेनलोन की कामुक हरकतों के बारे में जानती थी, वह बस उसके जैसे किसी व्यक्ति पर ध्यान देने से कतराती थी। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो निर्भीकता से प्यार और नफरत करती थी, और जब उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता था जिसे वह नापसंद करती थी, तो वह कभी शब्दों को नहीं तोड़ती थी। नापसंद का मतलब नापसंद ही होता था। यहाँ तक कि उसका स्वाभाविक रूप से गर्वित स्वभाव भी उससे परेशान नहीं था। यदि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसे पसंद था और वह उम्र विवाह के बारे में सोचने की थी, तो क्यों न वह इसके लिए पहल करे। यद्यपि लिन जिफेन के पास न पैसा था, न घर, न शक्ति, फिर भी वह थी। इसलिए उसे इन भौतिक चीजों की परवाह नहीं थी। वह तो बस अपना एक घर चाहती थी, एक अच्छा पति जो उसे प्यार करे और उसका ख्याल रखे। किसी को पसंद करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, शायद इसके लिए सिर्फ एक नजर या उसकी खुशबू की आवश्यकता होती है। मैनेजर म्यू, अब लगभग 9:30 बज चुके हैं और मुझे आज रात भी वापस जाना है। अगर मैं और देर तक रुका तो शायद मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। लिन जिफेंग ने एक शरारती मुस्कान दी। उसका तराशा हुआ चेहरा धूप से नहाए हुए परिदृश्य की तरह था। इससे म्यू यांग के दिल में हल्का सा कंपन हुआ। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या तुम रुककर अपनी बहन से बात नहीं करोगे? मैं रात में बहुत अकेला महसूस करता हूँ। म्यू यांग निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि लिन जिफेंग ऐसे ही चले जाएं। उसने पहल करते हुए उसका बड़ा हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोली, क्या होगा अगर आज रात मत जाओ, रुको। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसका दिल मानो लहरों पर उछल रहा हो, तीव्रता से धड़क रहा हो, और उसका सुंदर और परिपक्व चेहरा लाल हो गया। ब्राइट पल की आंखें विनती भरी नजरों से लिन जिफेंग की आंखों पर टिकी थी, इस डर से कि वह उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा और वह नहीं जान पाएगी कि इसे कैसे संभालना है, इस आदमी का सामना कैसे करना है। म्यू यांग की दयनीय उपस्थिति को देखते हुए लिन जिफेंग के दिल में दया की एक टीस महसूस हुई, लेकिन फिर वह मुस्कुराया और कहा, प्रबंधक म्यू, बहुत समय है। आज शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस तरह अकेले रहने पर यदि कुछ घटित हो जाए तो मैं वास्तव में जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत समय होगा। अगर किसी दिन तुम फ्री हो तो हम फिर कभी मिल सकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? तीखे चेहरे और एक बदमाश के आकर्षण वाले मजबूत आदमी को देखकर म्यू यांग कोई मूर्ख नहीं था। वह समझ गई कि लिन जिफेंग के शब्दों में कोई संकेत था। वास्तव में किसी को एक दिन से भी कम समय तक जानने के बाद उसे घर लाना और उसके साथ इतनी बेशर्मी और छेड़खानी से बात करना उचित नहीं था। उस पर बहुत अधिक दबाव डालने से सब कुछ टूट सकता है और यहाँ तक कि दोस्ती भी असंभव हो सकती है। इसके अलावा जिस आदमी की वह तलाश कर रही थी, वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रलोभन का विरोध न कर सके। वह देख सकती थी कि इस शरारती आदमी में कुछ इच्छा शक्ति थी, उसके प्रलोभनों के बावजूद वह अविचल रहा। वास्तव में म्यू यांग ने उसे गलत नहीं समझा था। यद्यपि ऊपरी तौर पर वह बदमाश लगता था, पर वह चयनात्मक था और वह उसके इस गुण की बहुत प्रशंसा करती थी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। म्यू यांग कुछ हद तक हताश और निराश महसूस कर रही थी और उसकी भावनाएं डूब गई थीं। फिर वह खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, चूंकि तुम घर जाना चाहते हो, इसलिए रास्ते में सावधान रहना। जब तुम खाली हो तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। अंत में म्यू यांग ने उदासी को दूर कर दिया और एक आकर्षक और मंत्रमुग्ध मुस्कान प्रकट की। सौदा। मैनेजर म्यू ने जो कहा उसके अनुसार जब भी मैं खाली रहूंगी तो निश्चित रूप से अक्सर आऊंगी। मुफ्त भोजन से बेहतर कुछ भी नहीं है ना? इतना कहकर लिन जिफेंग खड़ा हुआ और उसकी पीठ थपथपाते हुए चला गया।
उस आदमी को देखकर, जिसे एक दिन भी नहीं हुआ था लेकिन जिसने उसे इतना असामान्य एहसास दिया था, म्यू यान को जाने देने में थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई, थोड़ी असहायता महसूस हुई। लिन जिफेन के जाने के लगभग 5 मिनट बाद म्यू यान स्पष्ट रूप से उदास मूड में था। अकेले में वह चुपचाप शराब पीती रही, खाती रही और उसके मन में अतीत की घटनाएं गूंजती रहीं। वह लिन जिफेन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन कम से कम उसने उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला। अपने साधारण रूप के बावजूद वह वास्तव में एक सभ्य व्यक्ति थे। इस विचार के साथ म्यू यांग ने इस व्यक्ति को वास्तव में उत्कृष्ट माना। यदि संभव हो तो वह वास्तव में चाहती थी कि उसका मंगेतर जो वेनलोन न होकर लिन जिफेंग हो। कम से कम उसकी नजर में लिन जिफेंग हर तरह से उससे बेहतर था। जहां तक जो वेनलोन की बात है, वह उस कूड़े के टुकड़े की बात है। वह उसे पसंद नहीं करती अगर वह यांजिंग में एक निश्चित परिवार के हितों से जुड़ा न होता। अन्यथा वह इस स्थिति में कैसे पहुंच सकती थी। लेकिन ईमानदारी से कहें तो लिन जिफेंग का आकर्षण बिल्कुल म्यू यांग को पसंद आया। वह काफी उत्साही व्यक्ति थे। ये बुरा विकल्प नहीं होगा यदि वह उस पर अपना हाथ रख सके। इसलिए उसने खूब शराब पी और बहुत सी बातें समझ ली। वह अपने मन में लिन जिफेंग द्वारा जो वेनलोन को छेड़ने के हास्यप्रद दृश्य को नहीं भूल सकी। म्यू यांग के घर से निकलने के बाद लिन जिफेंग ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह इस औरत को संभाल नहीं सका। आखिरकार उन्हें कंपनी में साल भर एक साथ काम करना ही था। किसी नाटकीय मामले में शामिल होना ठीक नहीं होगा। अन्यथा दिन रात एक दूसरे से मिलते रहने के कारण उसके लिए एक वांछनीय जीवन की आकांक्षा करना भी मुश्किल हो जाएगा। वह अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह फिलहाल कोई प्रेमिका नहीं ढूंढना चाहता था, खासकर म्यू यांग जैसी खुले विचारों वाली प्रेमिका नहीं। वह निश्चित रूप से उसके प्रकार की नहीं थी। टैक्सी बुलाकर वह जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी और 2 युवा लोग उसे हैरान भाव से देख रहे थे। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? तीनों के चेहरों पर स्पष्ट रूप से नाराजगी के भाव थे। लिन जिफेंग ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया, चाहे वह खड़ा हो या बैठा हो। वह तुरंत एक बड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, यो अंकल नानगोंग, आप यहाँ कब आए? नानगोंग शुई को पूछताछ भरी नजर से देखते हुए लिन जिफेंग तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसके पास पहुंचा। अंकल नानगोंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी ओर देखो, मैं इतनी जल्दी में वापस आया कि तुम्हारा स्वागत करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुम्हें कम से कम मुझे फोन तो करना चाहिए, है ना? यद्यपि लिन जिफेंग प्रवेश करते समय कुछ हद तक घबरा गया और ऐसा लगा कि वह किसी जांच का सामना कर रहा है, लेकिन उसने पश्चाताप का कोई संकेत नहीं दिखाया और इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान था कि उसने कई लोगों को नाराज किया होगा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से शराब की शेल्फ से 100 की एक बंद बोतल उठाई और सीधे उसमें से पीना शुरू कर दिया। कमरे में बाकी सब पर ध्यान नहीं दिया। हे तुमने उसे गलत समझा होगा। देखना कितना अच्छा बच्चा है, कितना समझदार, बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे पर कदम रखते ही खुद को घर जैसा महसूस करता है। लिन जिफेंग को संकट से निकालने के लिए नानगोन शुई ने पूरी निर्भीकता के साथ उसकी प्रशंसा की। उसके शब्द स्पष्ट रूप से कपटपूर्ण थे, क्योंकि उसने दोनों महिलाओं से आज रात की उसकी गलतियों के लिए उसे माफ करवाने की कोशिश की। इस दौरान उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति बनाए रखी और लगातार लिन जिफेंग पर अर्थपूर्ण नजरें डाली। लेकिन नानगोन शुई ने जितना अधिक मामले को सुझाने की कोशिश की, हुआबुकी उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। क्या इसे आप अच्छा बच्चा कहते हैं? समझदार। वह अंदर आकर बिना कुछ किए तुरंत ड्रिंक ले लेता है और वह समझदार भी है। यहां तक कि नानगोन बिन भी अपने पिता के बचाव पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। चाहे वह उसे बचाने की कितनी भी कोशिश करे, उसे कोई बेहतर बहाना ढूंढना ही होगा। वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी, क्या उसे समझदार और अच्छा लड़का कहा जा सकता है? 136 अध्याय 135 क्या वह अभी भी पिता है? अध्याय 135 क्या पिता बनने का यही तरीका है? बूढ़े आदमी नानगोन की बातें सुनकर लिन जिफेंग ने भी लापरवाही से अपनी शराब पीते हुए लगभग उसे थूक दिया। क्या मैं अब जिस तरह से व्यवहार कर रहा हूं उससे मैं एक अच्छा बच्चा दिखता हूं? ये बूढ़ा आदमी सच को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह इन दो नासमझ महिलाओं को मूर्ख बनाने के लिए धोखे से मासूम बनने का नाटक कर रहा है। चाहे वह इसे कैसे भी समझाए, दोनों महिलाएं उस पर विश्वास करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। लिन जिफेंग एक अच्छा बच्चा? वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें। ओह हुआ बिन बिन, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच निश्चित रूप से गलतफहमी है। एक गलतफहमी? बस थोड़ी देर बैठो, मैं उससे बात करूंगा। नानगोन शुई के चेहरे पर दयालुता और स्नेह था, बिल्कुल एक पुराने नौकर की तरह, लेकिन लिन जिफेंग की नजर में यह घृणित रूप से घिनौना लग रहा था। ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी वह सरल, ईमानदार आदमी नहीं है जो वह दिखता है। कोई व्यक्ति जिसने तियान्यू समूह की शक्ति और प्रभाव को विदेशों में बढ़ाया है तथा जो दक्षिण पूर्व एशिया में शीर्ष आर्थिक परिषद के सीईओ का पद भी संभाल रहा है, वह इतना सरल और ईमानदार कैसे हो सकता है? अन्य लोग उसे नहीं समझ सकते, लेकिन क्या लिन जिफेंग उसे अच्छी तरह से नहीं जानता?
इसमें बात करने के लिए क्या है? हम उससे परिचित नहीं हैं। वह तो एक छोटा सा अंगरक्षक है, उससे क्या बात करनी है? नानगोन बिन चुपचाप सोफे पर बैठी थी, उसका गोरा और ठंडा चेहरा भावहीन था। क्योंकि इस घृणित व्यक्ति को उसके पिता द्वारा लाया गया था और कई दुर्घटनाओं के कारण वह उसका मंगेतर बन गया। भगवान ही जाने कि उसके पिता और क्या क्या बकवास करेंगे, इसलिए उसे इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह वास्तव में क्या करने वाले हैं। लेकिन हुआ बुकी अलग था। वह इस लड़के को दिल से नापसंद करती थी, इतना कि उसे देखते ही उसे बहुत असहज महसूस होता था। उसने सोचा था कि उसके अनादरशील चाचा भी इस लड़के को उतना ही नापसंद करेंगे, फिर भी उसकी उम्मीदों के विपरीत उन्होंने वास्तव में उसे बहुत महत्व दिया, यहाँ तक कि उसे एक अच्छे लड़के के रूप में प्रशंसा भी की। ये कैसा तर्क है? भले ही आप पारिवारिक कार्ड खेल रहे हो, एक चाचा होने के नाते आपको मेरी तरफ होना चाहिए। लेकिन अब आप वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। इन तीनों को आपस में बातचीत करते देख लिन जिफेंग अपनी सबसे अच्छी चाल चल रहा था, मासूमियत का नाटक कर रहा था। 100 पीते हुए वह सोफे को घूरता रहा, जितना संभव हो सके उतना मासूम दिख रहा था, जैसे कोई खोया हुआ युवक जिसे मुक्ति की आवश्यकता हो। जितना अधिक वह इस मासूमियत भरे कृत्य को दिखाता, हुआ बुकी उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता। यदि आज नानगोन शुई वहां नहीं होती, तो जिस तरह से वह मासूम बन रहा है, उसके आधार पर वह निश्चित रूप से उससे निपटने का कोई अच्छा तरीका निकाल लेती। सभी चीजों का दिखावा करना, उसके सामने निर्दोष होने का नाटक करना, जैसे कि हम हमेशा उसे धमका रहे हैं। बच्चे, मेरे साथ ऊपर आओ। नानगोन शुई की लुभाने की तकनीक निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की थी, खासकर जब बात उनके सामने दयनीय व्यवहार करने की आती थी। वह पूरी तरह से अपराजय था। लिन जिफेंग ने असहाय होकर अपने कंधे उचका दिए और हुआ बुकी की ओर अपनी भौहें सिकोड़ ली, जो उसे क्रोध भरी निगाहों से घूर रही थी, मानो अपनी दयालुता का संकेत दे रही हो, जिससे युवती लगभग क्रोधित हो गई और उसने मेज से फल काटने वाला चाकू उसकी ओर फेंक दिया। नानगोन शुई के पीछे पीछे दूसरी मंजिल के अध्ययन कक्ष में जाने के बाद लिन जिफेंग ने सुस्ती से कहा, देखिए नानगोन बुरे आदमी, आप वास्तव में यहाँ क्या खींचने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी बेटी को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं इस नौकरी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम सगाई तोड़ दें। जिस गति से ये सब हो रहा है, मैं, दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का, संभवतः आपके ऊंचे मानकों तक नहीं पहुंच सकता। चलो भी, आइए इस विषय पर धीरे धीरे बात करें, यह न कहें कि आप अयोग्य हैं। यदि उस समय आपके पिता की उदार सहायता न होती, तो मैं, नानगोन शुई, आज कहाँ होता। इसलिए मुझे कृतज्ञता का ये ऋण चुकाना होगा और आपको इन छोटी छोटी असफलताओं से बिल्कुल भी पराजित नहीं होना चाहिए। मैं आपको इतना जानता हूँ, इसमें थोड़ी सी कठिनाई क्या है। नीचे वे दोनों मासूम और दयनीय की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब अध्ययन कक्ष में वे पुराने दोस्तों की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिन्होंने वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा था। यद्यपि नानगोन शुई लिन जिफेंग से काफी बड़े थे, लेकिन जिस तरह से लिन ने उन्हें संबोधित किया, उसमें सम्मान का कोई निशान नहीं था। उन्होंने वरिष्ठता के प्रति कोई सम्मान न रखते हुए उन्हें नानगोन बूढ़ा आदमी कहा। इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि नानगोन के इस बूढ़े व्यक्ति ने यह सब इतना अजीब बना दिया। क्या आपकी बेटी मूल्यवान नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं चाहता, फिर भी तुम उसे मुझ पर थोपने पर अड़े हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर वह मुझसे शादी नहीं करती तो वह शादी नहीं कर पाती? लिन जिफेंग, बस अब बहुत हो गया। नानगोन बूढ़े आदमी, मैं अपने माता पिता की ओर से आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन जहां तक आपकी प्यारी बेटी का सवाल है, ईमानदारी से कहूं तो मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि उसके लायक बन सकूं। कृपया अब और परेशानी मत उठाए। बेहतर होगा कि मैं और वह एक दूसरे को अलविदा कह दें। अब जब आप यहाँ हैं, तो चलिए हम बातें स्पष्ट कर लें, ठीक है? लिन जिफेंग को ज्यादा परवाह नहीं थी। अब चूंकि नानगोन शुई वहां था, ये चीजों को स्पष्ट करने का सही अवसर था। चूंकि नानगोन बिन को वह हर दृष्टि से अप्रिय लगा, तो चलो सगाई रद्द कर देते हैं। आखिरकार वह इतनी बड़ी मिस की देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए बेहतर होगा कि उनके पिता ही रद्दीकरण का प्रबंध करें। युवक, तुम क्या कह रहे हो? हमारे बिन बिन को देखो। उसके पास अच्छा फिगर है, अच्छा लुक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अविश्वसनीय रूप से धनवान है। आपको ऐसी सफेद समृद्ध सुंदरता और कहाँ मिलेगी? क्या आप जानते हैं कि कितने प्रेमी उसके पीछे पड़े हैं? भले ही आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आपको अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जब यह विवाह तय हुआ तो वे कितने खुश हुए थे? आपकी माँ इतनी भावुक हो गई कि रो पड़ी, उनके आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। यदि आप अब पीछे हटेंगे तो आप हमारी पुरानी पीढ़ी की उम्मीदों पर कैसे खरा उतर पाएंगे? इस बिंदु पर नानगोन शुई ने अपनी रणनीति बदली और आकर्षक ढंग से कहा, भले ही बिन बिन को कुछ बेहतर पता न हो, बस उसे थोड़ा और खुश करो। उसे अच्छा लगता है जब लोग उसकी तारीफ करते हैं। जहां तक महिलाओं का सवाल है, आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लगातार उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और जो कुछ वे सुनना चाहती हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि वह पूरी तरह से भ्रमित न हो जाए और अंततः वे आपके पास दौड़कर न आ जाएं।
फिर आप दृढ़ रहें, मजबूत बने रहें और अंत में वह एक खोई हुई भेड़ की तरह होगी जो आपके नेतृत्व के लिए तैयार होगी। मेरा विश्वास करो, बस उसकी प्रशंसा करो, वह बस यही चाहती है। वह सोचती है कि वह बहुत महान और शक्तिशाली है तथा उसके पास व्यापक अंतर्दृष्टि है, लेकिन वास्तव में वह कुछ भी नहीं जानती। मुझे विश्वास है कि आपके कौशल से आपको बिन बिन को जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए वो लिन जिफेंग को जानने वाली नजर से देखना नहीं भूला। उनका रवैया किसी खुले बाजार में सड़क पर बेचने वाले विक्रेता जैसा था। ये कैसा पिता है जो किसी और को अपनी बेटी को रिझाने का तरीका सिखा रहा है? क्या वह सचमुच उसका पिता था, या उसने उसे बचपन में सब्जी मंडी से उठाया था, या फिर उसे सड़क किनारे छोड़ दिया था? नांगोन बूढ़े आदमी, मुझे कहना होगा, आपके शब्दों के भाव में कुछ गड़बड़ है। किस तरह का पिता किसी को अपनी बेटी को इस तरह की नीच चालों से लुभाने की सलाह देगा? क्या आप बिल्ली जैसा महसूस कर रहे हैं, या यहाँ आते समय आपका सिर किसी दरवाजे में फंस गया? बूढ़े आदमी को देखकर, जो लिन जिफेंग से भी अधिक बेशर्मी से मोटा था, लिन को एक पल के लिए अपने कानों पर संदेह हुआ। कैसा पिता ऐसा करता है? 137 अध्याय 136 सपने में प्रेमी अध्याय 136 सपनों में प्रेमी। लिन दोस्त, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कृतघ्न मत बनो और उस हाथ को मत काटो जो तुम्हें खिलाता है। हम एक दूसरे को 1 या 2 साल से अधिक समय से जानते हैं। भले ही आपके माता पिता 5 साल से लापता हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो पुराने रिश्तों को महत्व देते हैं। इसके अलावा क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानता? इसे आप पर छोड़ते हुए मैं इससे अधिक आश्वस्त नहीं हो सकता। जहां तक नानगोंग शुई बूढ़े लोमड़ी का सवाल है, लिन जिफेंग उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। 5 साल पहले अपने माता पिता के माध्यम से उनकी मुलाकात नानगोंग शुई से हुई थी। बाद में जब वे विदेश गए तो उन्होंने विदेश में अपने 3 वर्षों के दौरान नानगोंग शुई के साथ संपर्क बनाए रखा। क्योंकि उसके माता पिता गायब हो गए थे, लिन जिफेंग का चीन में कोई विश्वसनीय रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वह हमेशा उनके संपर्क में रहा, इस उम्मीद में कि उसके संपर्क उसके माता पिता के गायब होने के पीछे के कारण का पता लगा सकेंगे। हालांकि बाद में जो हुआ वह दोनों के लिए अप्रत्याशित था। एक असफल मिशन के कारण लिन जिफेंग की जान लगभग चली गई थी और वह अनजाने में डाक जेल में पहुंच गया। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए और लौटने के कुछ ही दिनों बाद नानगोंग शुई ने बहुत सारा धन खर्च करके और सूचना के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उसे ढूंढ निकाला। ये कहावत कि पैसा बोलता है हमेशा सच रही। हालांकि इस बार लिन जिफेंग अपनी वापसी के बाद से काफी बदल गया था, और यहाँ तक कि नानगोंग शुई, जो उसे अच्छी तरह से समझता था, अब उसे समझना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता कि पिछले 2 सालों में वह क्या कर रहे थे, तो लिन जिफेंग बस हल्के से मुस्कुरा देते थे। उन्होंने अपने लापता होने के पीछे का कारण कभी नहीं बताया। यदि मैं कार्यभार संभाल लूं तो क्या आप आश्वस्त हैं? मैं तो अपने बारे में भी आश्वस्त नहीं हूं, फिर भी आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, नानगोंग शुई। तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, लिन जिफेंग। लिन जिफेंग ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला और नानगोंग शुई को एक सिगरेट दी, जिसने एक बूढ़े बदमाश की तरह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। लिन जिफेंग के साथ बात करते समय उनमें किसी भी प्रकार का वरिष्ठ व्यक्ति जैसा भाव नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी करीबी दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हों। क्या चल रहा है? बच्चे, 2 साल से तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम डरपोक हो गए हो? ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हो गया हूं, मैं बस डरा हुआ हूं। आज तक मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता जीवित हैं या मर गए। आप मुझे अपनी बेटी पर प्रहार करने के लिए कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में मेरे प्रति कोई गुप्त उद्देश्य है। किसी भी सामान्य तर्क से किस तरह के माता पिता एक आवारा व्यक्ति को अपनी बेटी का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? किसी को उसके साथ डेटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना तो दूर की बात है। क्या ऐसे माता पिता को सचमुच सामान्य माना जा सकता है? लिन जिफेंग की इस आदमी के बारे में समझ के आधार पर निश्चित रूप से उसके पास कुछ चालें थी, लेकिन वह इस बात को स्पष्ट रूप से बताना नहीं चाहते थे। यहाँ हर कोई समझदार है, कुछ बातें बिना कहे ही समझ में आ जाती हैं। आप बस यही चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। क्या वास्तव में इस विषय पर बात करने में इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता है? इस बारे में चिंता मत करो। जब तक मैं नानगोंग शुई आसपास हूं, मैं आपके माता पिता के लापता होने की तह तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे कहना होगा कि आपके माता पिता का गायब हो जाना काफी हैरान करने वाला है। मैंने उनके मामले की जांच के लिए वर्षों से काफी धनराशि खर्च की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि मैंने जितने भी निजी जासूस भेजे थे, उन सभी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जो वापस लौटे वे या तो मूर्ख निकले या पागल। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? इस बिंदु पर नानगोंग शुई स्वयं कुछ हद तक चकित था। उसे विश्वास हो गया कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। भले ही लिन जिफेंग के माता पिता वास्तव में मर गए हों, उनके शव मिल जाने चाहिए थे, लेकिन न तो वे जीवित दिखाई दे रहे थे और न ही उनकी मृत लाशें। ये वास्तव में परेशान करने वाला था। गला घोंटकर मार डाला गया। आपका क्या मतलब है? उन्हें कहाँ गला घोंटकर मार दिया गया?
लिन जिफेंग ये जानकर परेशान हो गया कि इन जासूसों की मौत किसी न किसी तरह उसके माता पिता के बारे में खबर से जुड़ी हुई है। इस बारे में मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने किसी भी लीक को रोकने के लिए उन जासूसों को हटा दिया। आखिरकार यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। ये निश्चित रूप से सिर्फ आपके माता पिता के बारे में नहीं है। वैसे क्या आपने कभी डार्क प्रिजन नाम की जगह के बारे में सुना है? जैसे ही लिन जिफेंग गहरी सोच में डूब गया, नानगोन शुई की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, मानो उसने कोई ऐसा विषय उठा दिया हो जिस पर चर्चा करने में वह स्वयं अनिच्छुक था। अंधेरा जेल। लिन जिफेंग का चेहरा थोड़ा सा हिल गया और उन्होंने स्थिर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे भी यकीन नहीं है। बात बस इतनी है कि जो जासूस बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे, वे इस अंधेरी जेल के बारे में बड़बड़ाते रहते थे, इसलिए मुझे यह अजीब लगा और मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं। क्या आप इतने वर्षों से विदेश नहीं गए हैं? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में नहीं सुना है? चचेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है चाचा इस जानवर से क्या कहेंगे? क्या उसे नौकरी से निकाला जा सकता है? यदि अंकल सचमुच उसे नौकरी से निकाल देते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इस कष्टप्रद भूत को फिर कभी नहीं देख पाएंगे? फिर कोई भी हुआ के साथ नहीं खेलेगा। अपने शब्दों के अंत में हुआ बुकी की मनमोहक आंखों में अनिच्छा की झलक दिखाई दी। यदि चीजें वास्तव में वैसी ही होती जैसी उसने कल्पना की थी, तो क्या वह सचमुच इस जानवर को फिर कभी नहीं देख पाती? क्या भविष्य में वह ऊब नहीं जाएगी? यद्यपि वह परेशान करने वाला था, परंतु कभी कभी झगड़ा करने के लिए उसकी उपस्थिति के बिना क्या वह अकेलापन महसूस करेगी? यदि ऐसा है तो क्या उसे अपने चचेरे भाई से उसकी ओर से विनती करनी चाहिए? हुआ बुकी की याद में लिन जिफेंग ने हमेशा एक अंगरक्षक की भूमिका निभाई थी। उसे लिन जिफेंग और नानगोन बिन के बीच के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अधिक से अधिक उसने सोचा कि यह अंगरक्षक बहुत अधिक स्वतंत्रता लेता है, न केवल उसके साथ बहस करना पसंद करता है, बल्कि विशेष रूप से उसके स्नैक्स चुराने का शौकीन है। और सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि वह एक लालची और कंजूस व्यक्ति था। छोटी लड़की के सवाल का सामना करते हुए नानगोन बिन खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन चुपचाप हंसने लगा। यदि उसे नौकरी से निकालना संभव होता तो उसे डर था कि न केवल उसे नौकरी से निकाला जाएगा, बल्कि उनके माता पिता भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। वह सोच रही थी कि उसके माता पिता वास्तव में क्या सोच रहे होंगे। यदि ये किसी की दयालुता का बदला चुकाने के लिए था, तो उन्हें अपनी खुशी को भुगतान के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक वे कुछ पैसे देकर अपना काम पूरा कर सकते थे। उनकी नजर में पैसा केवल संख्याओं का मामला था। जब तक लिन जिफेंग अपनी कीमत बता देते, वे उसे दे देते। लेकिन उसे डर था कि अगर वह पैसे लेने को तैयार भी हो जाए तो भी उसके पिता देने को तैयार नहीं होंगे। चचेरे भाई, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? नानगोन बिन को विचारों में खोया हुआ दूर खिड़की की ओर शून्य दृष्टि से देखते हुए देखकर छोटी लड़की थोड़ी उलझन में पड़ गई। हाँ। नानगोन बिन ने अपनी खूबसूरत विलो भौहें उठाई और पूछा, क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा उदास हो। चलो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। हुआ बुकी ने मुंह बनाया, अपनी पतली कमर को हिलाया और कुछ खाने का फैसला किया। रुको हुआ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जैसे ही हुआ बुकी उठी और कमरे की ओर बढ़ी, नानगोन बिन ने अपने लाल होठों को काट लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आंतरिक उथल पुथल से जूझ रही हो। जरूर पूछो। अगर हुआ को पता चल गया तो मैं निश्चित रूप से आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। छोटी लड़की बहुत अच्छे मूड में थी। जहां तक लिन जिफेंग के भाग्य की बात है तो इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। यदि चीजें उसकी अपेक्षा के अनुरूप हुई तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकेगी। वे उसे फिर से नौकरी पर रख सकते हैं, है ना? क्या आप कांसे के मुखौटे वाले आदमी के बारे में कुछ जानते हैं? इस समय तक नानगोन बिन का प्यारा चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वह नमी से लगभग टपकने ही वाला है। यह पहली बार था जब उसने किसी पुरुष के बारे में पूछा था। इसके अलावा यह आदमी इतना मायावी लग रहा था। वह जानती थी कि उसके साथ उसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह अभी भी जानना चाहती थी कि यह रहस्यमय आदमी कौन था। वह मेरे आदर्श हैं। उनके बिना उस जानवर द्वारा लोगों को मारने की घटना शायद अब तक हल नहीं हुई होती और मेरी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा होता। यह ऐसे आदमी के लिए दुख की बात है। मुझे उसे कभी व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका नहीं मिला, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उससे शादी कर लेती। छोटी लड़की ने अपने हाथों को छाती के सामने बांध रखा था। उसका चेहरा लालसा से भरा हुआ था। उसके मासूम गालों पर लालसा के भाव थे, मानो पीतल का मुखौटा पहने वह आदमी उसके सपनों का प्रेमी हो। उसकी मोहित निगाहें देखकर नानगोन बिन खुद को हंसने से नहीं रोक सका। लेकिन इसके तुरंत बाद उसे गुप्त क्षति का एहसास हुआ। जिस आदमी की वह प्रशंसा करती थी उसे हुआ भी पसंद करता था और इससे चीजें विशेष रूप से कठिन हो गईं। यदि उसे किसी पुरुष के लिए अपनी ही चचेरी बहन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़े तो ये कितनी भयानक बात होगी।
लेकिन आगे सोचने पर ऐसा रहस्यमयी आदमी अप्राप्य लग रहा था, उससे मिलना ही उसकी इच्छा थी, तो फिर वह किसी और के साथ रिश्ते में कैसे आ सकती थी। 138 अध्याय 137 नानगोन बिन के साथ खरीदारी अध्याय 137 नानगोन बिन के साथ खरीदारी। नानगोन शुई के लगातार परेशान करने के संबंध में लिन जिफेंग को नुकसान हुआ था। चूंकि आप अपनी बेटी के मामले में मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, तो आइए एक कोशिश करके देखते हैं। बेटे, बाद में जब तुम मेरी बेटी के साथ बाहर खाना खाने जाओ और उसके साथ खरीदारी करो, तो उससे कुछ अच्छी बातें कहना, उसके मन में तुम्हारे बारे में जो छवि है उसे बदलना, और मुझे लगता है कि मेरी बेटी तुमसे निश्चित रूप से प्रभावित होगी। आपके कौशल के साथ ये कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? नानगोन शुई के आधे मुस्कुराते चेहरे को देखकर लिन जिफेंग इस समय और क्या कह सकते थे। वह आदमी अपनी बेटी को उसे सौंप रहा था और उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। ये काम करेगा या नहीं, ये सब भाग्य पर निर्भर है। इसके अलावा नानगोन बिन के प्रति उनके मन में कभी कोई गलत मंशा नहीं थी और उन्होंने इसे केवल एक प्रयास और देखने के नजरिए से देखा। यदि यह काम कर गया तो बहुत अच्छा, यदि वह सचमुच उसे पसंद नहीं करती तो वह अपनी अयोग्यता स्वीकार कर लेगा। वह अपने माता पिता द्वारा तय की गई शादी को पूरा नहीं कर सका। वे दोनों एक साथ नीचे गए, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले और पीठ थपथपाते हुए, मानो बहुत समय से बिछड़े हुए दोस्त हों। उनके चेहरे मुस्कुराहट और हंसी से भरे हुए थे। युवा और बूढ़े को देखते हुए हुआबुकी ने अपनी प्यारी हिरणी जैसी आंखों से देखा, कुछ उलझन में थी, और नानगोन बिन से पूछा, चचेरे भाई, चाचा और इस जानवर के बीच वास्तव में क्या रिश्ता है? ऐसा क्यों लगता है कि वे एक दूसरे को पहले से जानते थे? मैं वास्तव में पहले पूछना चाहता था कि अंकल उसके साथ इतने अच्छे क्यों हैं? वो तो सिर्फ एक अंगरक्षक है, फिर भी वे। लिन जिफेंग और नानगोन शुई को एक साथ हंसते और धूम्रपान करते, एक दूसरे की बाहें मिलाते और पीठ थपथपाते देखकर लड़की हतप्रभ रह गई। उसके मन में उसके चाचा तियानियू समूह के संस्थापक थे। चाहे वह दिखावा करे या नहीं, वह किसी मामूली अंगरक्षक के साथ तो नहीं जुड़ेगा, है ना? इस चाचा के रिश्ते बहुत जटिल हैं। लिन जिफेंग और नानगोन शुई की ओर इशारा करते हुए हुआबुकी ने नानगोन बिन को देखा, उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। अपने पिता को भाइयों की तरह उनके साथ रहते देख नानगोन बिन निराश हो गई और उसने इसे अनदेखा कर दिया। उसने सहजता से बहाना बनाया, वह मेरे पिता द्वारा नियुक्त अंगरक्षक है। बिल्कुल नहीं। क्या चाचा अपने जैसे किसी व्यक्ति को अंगरक्षक के रूप में रखेंगे? क्या वह क्या कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि वह मुफ्तखोरी और धोखा देने के अलावा कुछ नहीं करता। यदि नानगोन बिन ने गलती से अंगरक्षक को काम पर रखा था, या यदि कोई अनुबंध था जिसके तहत उन्हें उसे रखने के लिए बाध्य किया गया था, तो एक बात तो निश्चित है, उसके चाचा जैसा एक टाइकून और बिजनेस मैग्नेट, भले ही एक गलती से क्षण भर के लिए अंधा हो गया हो, संभवतः एक आवारा को अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा। अब उनके रिश्ते को इतना मजबूत देखते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि वे एक दूसरे को काफी समय से जानते हों, या फिर कुछ और बात है जो वे मुझसे छिपा रहे हैं? बिंग बिंग, तुमने अभी कहा था कि तुम कपड़े खरीदने जाना चाहती हो, तो उसे अपने साथ ले चलो। वह वैसे भी आजाद है ना? नानगोन शुई ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया और जानबूझकर लिन जिफेंग के कंधे को थपथपाया, उसे अपनी आंखों से संकेत दिया कि वह जो उसने पहले उल्लेख किया था उसे न भूले। चूंकि उसके प्यारे पिता अपनी बेटी को उस पर भरोसा करने को तैयार हैं, तो वह ऐसा करने को क्यों तैयार नहीं होंगे? क्यों न आज के लिए उसका स्वभाव बदल दिया जाए और वह थोड़ा अधिक गंभीरता से व्यवहार करने लगे। चाचा, चचेरी बहन को कपड़े खरीदने के लिए उसके साथ जाने की क्या जरूरत है? मुझे भी कपड़े चाहिए, मैं अपने चचेरे भाई के साथ खरीदारी करने जाना चाहती हूँ। लेकिन ये लड़की मूर्ख नहीं थी। उसे आज नानगोन शुई का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर उसके चाचा ऐसे नहीं होते थे, लेकिन आज वह हिचकिचा रहे थे और यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को वह नापसंद करती थी, उसके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, कुछ फुसफुसाया और उसे अपनी चचेरी बहन के साथ खरीदारी के लिए ले गए। वहां निश्चित रूप से कोई रहस्य था। इसके अलावा अगर वे बाहर चले गए तो वह घर पर रहकर क्या करेगी? ओह, अच्छा हुआ, क्या तुमने कई दिनों से अपने पिता को नहीं देखा है? क्या हम बाद में आपके पिता को ढूंढने के लिए कंपनी में चले? वे अपना काम कर सकते हैं और हम कुछ और कर सकते हैं। यह कोई बुरा विचार नहीं है ना? जहां तक उनकी पोती का सवाल है, नानगोन शुई काफी सौम्य और धैर्यवान थी। उसकी हानिरहित और स्पष्ट दृष्टि ने उसे नानगोन शुई के लिए विशेष रूप से प्रिय बना दिया, और चूंकि वह उसकी एकमात्र पोती थी, इसलिए उसके अलावा वह और किसे प्यार कर सकता था? नहीं, मैं अपने चचेरे भाई के साथ रहना चाहता हूँ। हुआबुकी ने अपना प्यारा सा मुंह बनाया और आलीशान चमड़े के सोफे पर बैठ गई और खुद को गले लगा लिया, बिल्कुल एक छोटी लड़की की तरह। चूंकि हुआ हमारे साथ खरीदारी करना चाहती है, तो चलो उसे भी साथ ले चलते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा, लिन जिफेंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ? किसने कहा कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा? तुम इतने अहंकारी क्यों हो? लिन जिफेंग को बेशर्मी से उसके साथ बाहर जाने पर जोर देते हुए देखकर नानगोन बिन को ये सोचकर विशेष रूप से गुस्सा आया।
लेकिन जब वह उसे डांट रही थी तो उसके मासूम चेहरे और उसकी हल्की सी हंसी को देखकर नानगोन बिन को मन ही मन रोमांच महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका भी एक षड्यंत्रकारी पक्ष है, जो काफी संतोषजनक था। हे बिन बिन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज उसके साथ बाहर जा रही हो? अब तुम पीछे क्यों हट रही हो? क्या ऐसा हो सकता है? नानगोन शुई ने अपनी बात पूरी नहीं की, बल्कि उसे धमकी भरी नजर से देखा। संदेश इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। अगर तुम आज उसके साथ बाहर नहीं गई तो मैं तुम्हारे अफेयर को सार्वजनिक कर दूंगा। अपने पिता की धमकी के कारण नानगोन बिन सोफे पर खटास भरे चेहरे के साथ बैठ गई और अपने पिता से बेहद नफरत करने लगी। पिछले कुछ दिनों में लिन जिफेन के कुकर्मों के बारे में सोचकर ऐसा लगा जैसे किसी आपदा से बच निकला हो। अपनी चचेरी बहन को अनिच्छा से उदास देखकर हुआ बुकी को अपनी शरारती आंखों से कुछ समझ में आया। वह उछल पड़ी, हाथ फैलाए और प्रसन्नतापूर्वक बोली, चूंकि चचेरे भाई के पास कंपनी है, इसलिए मैं तब नहीं जाऊंगी। मैं गेम खेलने जा रहा हूं, तुम लोग आगे बढ़ो। ये कहने के बाद वह अपने कमरे की ओर भाग गई, जिससे सभी लोग अपना सिर खुजाते हुए सोचने लगे कि एक लड़की किताब पलटने से भी अधिक तेजी से अपना मूड कैसे बदल सकती है। उसने तो बस इतना कहा था कि वह जाना चाहती है और अब वह नहीं जा रही है। महिलाओं को समझना सचमुच कठिन है, नहीं, ये लड़कियां हैं जिन्हें पहचानना कठिन है। नानगोन बिन को उदास देखकर लिन जिफेंग निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा जो उसे अनदेखा कर दे। वह बस उसकी नकल कर रहा था, सोफे पर बैठा हुआ था और रूठ रहा था, मानो नानगोन बिन के साथ बाहर जाना उसके लिए अपनी जान मांगने के समान था। उन दोनों को इस तरह देखकर नानगोन शुई ने जल्दी से मामले को सुलझाना शुरू कर दिया। अंततः नानगोन बिन का मन बदल गया। तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती थी, है न? तुमने मेरे पिता के साथ षड्यंत्र किया था, है न? ठीक है, आज रात मैं तुम्हें मेरे प्रति पिछले कुछ दिनों से जो शिकायतें हैं उन्हें दूर करने का अच्छा मौका दूंगा। ठीक है, चूंकि पिताजी चाहते हैं कि तुम मेरे साथ कपड़े खरीदने चलो तो चलो, उसने कहा। नानगोन बिन खड़ी हो गई, उसका शरीर संतुलित था और उसने लिन जिफेन को एक आकर्षक नजर से देखा। चलो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या इस लड़की को अचानक कोई झटका लगा या क्या? वह एक ठंडे और दूर रहने वाले स्वभाव से एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में कैसे बदल गई? लिन जिफेग और नानगोन शुई भी दंग रह गए। उसकी बेटी इतनी चंचल नहीं थी। उसने उसे बड़ा होते देखा था और उसने सोचा कि उसे बहुत बहस करनी पड़ेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने लिन जिफेन को उसके साथ बाहर जाने के लिए कहने की पहल की। ये कोई मतलब नहीं रखता। 139 अध्याय 138 जाओ मेरा अंडरवियर ले आओ। अध्याय 138 जाओ मेरा अंडरवियर ले आओ। नानगोन शुई ने लिन जिफेन को कुछ निराशा के साथ देखा और मन ही मन सोचा, बच्चे, आज रात तुम भाग्यशाली हो। पिछले कुछ दिनों में नानगोन बिन के बारे में लिन जिफेन की समझ के आधार पर कौन जानता था कि वह आज रात किस तरह की परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन वह डरा नहीं। इन दिनों उसने किस प्रकार के तूफानों का सामना नहीं किया। क्या नानगोन बिन और उस छोटी सी शरारती लड़की हुआ बुकी ने उसे पहले ही काफी परेशान नहीं कर दिया था? उसे घर पर हुआ बुकी की तिरस्कार भरी निगाहों को सहन करना पड़ता था और काम पर नानगोन बिन द्वारा उसे परेशान करने की कोशिश के प्रति सतर्क रहना पड़ता था। जीवन कठिन है, लेकिन अच्छा बुरा आदमी बनना उससे भी कठिन है। नानगोन बिन का पीछा करते हुए भूमिगत गैराज तक पहुंचने के बाद वे दोनों एक साधारण स्पोर्ट्स कार में बैठ गए। चूंकि रात के समय सुरक्षा दिन के समय जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वे ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आराम से स्पोर्ट्स कार को शहर के केंद्र की ओर चला दिया। पूरे रास्ते लिन जिफेंग आश्चर्यजनक रूप से शांत रहे। नानगोन शुई द्वारा सुझाई गई विधि के साथ सहयोग करने के लिए लिन जिफेंग ने एक अच्छी छवि बनाए रखने की पूरी कोशिश की, बस नानगोन बिन के पहले बोलने की प्रतीक्षा की और फिर उसकी प्रशंसा और श्रद्धा की। लेकिन जैसा कि पता चला, नानगोन बिन स्वाभाविक रूप से ठंडा था। यदि वह बात नहीं करता था तो क्या उसे सचमुच बात करनी चाहिए थी? परिणामस्वरूप वे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और शहर की ओर बढ़ गए। लिन जिफेंग ने नानगोन बिन के चेहरे को देखा, जो किसी स्वर्गीय अमर की तरह सुंदर था। उसकी लियू में खुबानी जैसी आंखें, उसकी जैड नाक और चेरी होंठ, उसके गुलाबी गाल, उसकी गर्दन और कंधों पर टिके उसके लंबे बाल, पतली भुजाएं, गोल कंधे और वो मोहक रूप से भरे हुए एक्स जो किसी को भी पागल कर सकते थे। आगे की ओर देखने पर वह उथली घाटी को मुश्किल से देख पा रहा था और आगे की ओर लिन जिफेंग कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। क्या आप हमेशा लोगों को ऐसे ही देखते हैं? लिन जिफेंग की कामुक आंखों को अपनी छाती की ओर जाते देख नानगोन बिन थोड़ा गुस्से से शर्मिंदा हो गई। नहीं, मैं तो बस प्रशंसा कर रहा था। उबाओ। नानगोन बिन को वास्तव में उसके साथ बातचीत करने के लिए कोई विषय नहीं मिल सका और लिन जिफेंग को भी ज्यादा प्रयास करने का मन नहीं हुआ। नानगोन शुई के निर्देशों का पालन करते हुए उसे आज अपना लापरवाह रवैया बदलना पड़ा। कुछ संक्षिप्त बातचीत के बाद उन दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। नानगोन बिन गक्सिन भी निराश थी। सामान्यतः वह बहुत बातूनी था, तो अब वह गूंगे जैसा मौन क्यों था? आधे घंटे तक सड़क पर रहने के बाद भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या वह कोई नया अध्याय शुरू कर रहा था? गाड़ी से बाहर निकलो।
लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद वे अंततः शहर के केंद्र में एक महिला अंडरवियर की दुकान पर पहुंचे और नांगोन बिन ने ठंडे और भावशून्य स्वर में ऑर्डर दिया। अपने सामने अंडरवियर की दुकान को देखते हुए लिन जिफेग ने अजीब तरीके से कहा, बॉस आपका खरीदने का मतलब नहीं है। खरीदें। लिन जिफेग ने हकलाते हुए अंदर फैशनेबल अंडरवियर की दुकान की ओर इशारा किया, जो विकल्पों और लटकते लेबलों की एक श्रृंखला से भरी हुई थी। उसे भी शर्मिंदा देखकर उसके दिल में एक छोटी सी जीत का एहसास हुआ। क्या तुम मेरे साथ खरीदारी करना चाहते थे? अब मैं तुम्हें तुम्हारा पेट भरने दूंगा। क्या गलत? क्या कोई ऐसी बात है जो आप सीधे तौर पर नहीं कह सकते? नांगोन बिन स्पष्ट रूप से लिन जिफेन को ये बात जोर से कहने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। वह राहगीरों को देख रहा था और जानबूझकर लिन जिफेन को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिन जिफेन भी मूर्ख नहीं था। तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? क्या मैं खुद को शर्मिंदा होने दे सकता हूँ? लिन जिफेग ने नांगोन बिन की छाती की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप ये चीज खरीदना चाहते हैं? लिन जिफेन की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से अश्लील थी। वह नांगोन बिन की छाती की ओर लगातार इशारा करते हुए उसे घूर रही थी। तुम बिगड़ैल आदमी हो। सड़क पर पैदल यात्री खड़े थे और इस कमीने की इतनी हिम्मत थी कि इतने सारे लोगों के सामने ऐसा घिनौना इशारा कर रहा था। नांगोन बिन ने अपने दिल में उमड़ते गुस्से को बलपूर्वक दबा दिया। फिर उसने लिन जिफेन को घूरा और सीधे अधोवस्त्र की दुकान की ओर चल दी और लिन जिफेन को पीछे छोड़ दिया, जिसने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाई। मैंने क्या गलत किया? क्या यह आप ही नहीं थे जिन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा था? इसलिए मैंने ईमानदारी से अपनी बात कह दी। नांगोन बिन को अधोवस्त्र की दुकान की ओर गुस्से में धुआं उड़ाते हुए देखकर लिन जिफेग बाहर रहकर सिगरेट पीने में काफी खुश था। लेकिन वह इंतजार करता रहा और ऐसा लगा कि नांगोन बिन अंदर आने के बाद गायब हो गई थी। वह 10 मिनट से अधिक समय के बाद भी बाहर नहीं आई थी। क्या अधोवस्त्र खरीदने में सचमुच इतना समय लगता है? बोरियत के कारण लिन जिफेन ने लगभग 4 या 5 सिगरेट पी ली थी। जैसे ही वह अधीर हो रहा था और उसे फोन करने वाला था, अधोवस्त्र की दुकान के बाहर एक धूर्त सा दिखने वाला आदमी इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह दुकान में घुसने वाला है। रात के अंधेरे में अधोवस्त्र की दुकान में एक भी पुरुष नहीं था और वहां आप देख रहे हैं, एक बड़ा आदमी चारों ओर घात लगाए बैठा है। क्या ये स्पष्ट रूप से कोई गलत इरादा नहीं है? लिन जिफेंग ने अपनी सिगरेट फेंक दी। उसकी निगाहें उस आदमी की हर हरकत पर टिकी थी। जैसे ही वह अंदर कदम रखने की हिम्मत करेगा, वह उसे वश में करने के लिए तैयार था। इन दिनों चारों ओर बहुत सारे विकृत लोग थे। लिन जिफेंग को एक समाचार रिपोर्ट अच्छी तरह याद थी, जिसमें एक आदमी के बारे में बताया गया था जिसे महिलाओं के अंडरवियर इकट्ठा करना बहुत पसंद था, यहाँ तक कि उसने पूरे मोहल्ले में लटके सभी अधोवस्त्र चुरा लिए थे। जब पुलिस ने अंततः उसे पकड़ा तो उसके घर से विभिन्न शैलियों के लगभग 100 अंडरवियर मिले, जिनकी कीमत किसी अधोवस्त्र की दुकान से लगभग बराबर थी। उस आदमी ने पहले सतर्कता से इधर उधर देखा, फिर इधर उधर देखा, मानो वह कुछ गलत करने वाला हो। जब लिन जिफेंग आगे आकर नायक की भूमिका निभाने ही वाली थी, तभी नांगोन बिंग अंततः बाहर आ गई। उसके हाथ में केवल एक एप्पल फोन था और कुछ नहीं। वह लिन जिफेंग पर चिल्लाई, तुम जल्दी से अंदर आओ। उसका स्वर ठंडा था, उसमें कोई भावना नहीं थी। उस धूर्त घटिया आदमी को देखकर लिन जिफेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि आज रात रॉबिन हुड बनने का उसका मौका चला गया। वह किसी और के बहादुर सामरी बनने का इंतजार कर सकता है। नांगोन बिन का पहनावा आज काफी अच्छा था। उसने एक ऑफ व्हाइट अर्ध पारदर्शी ओवरसाइज ऊनी स्वेटर और एक ग्रे क्लासिक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी, जबकि उसके चिकने काले बाल उसके कंधों पर झरने की तरह बह रहे थे। अधोवस्त्र की दुकान के द्वार पर खड़ी होकर वह वास्तव में एक चमकदार दृश्य थी। केवल उसकी उपस्थिति ने ही बहुत ध्यान आकर्षित कर लिया था। अपने पीछे विभिन्न अधोवस्त्रों के साथ वह व्यवहारिक रूप से एक मॉडल की तरह लग रही थी। लिन जिफेंग ने अपनी नाक को छुआ और उसकी प्रशंसा करने में कुछ क्षण लगा। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि नांगोन बिन के फिगर के साथ वह निश्चित रूप से एक मॉडल के रूप में पर्याप्त से अधिक कमा लेगी। क्या हाल है, बॉस? लिन जिफेंग ने अपनी मुस्कान को जितना हो सके उतना उज्ज्वल करने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि यह उतना ही अच्छा होगा जितना नांगोन सीनियर ने कहा था। लेकिन कौन जानता था कि नांगोन बिन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके ठंडे स्वर में कहेगी, मैंने बहुत सारे अधोवस्त्र खरीदे हैं, जाओ और मेरे लिए ले आओ। क्या आपके लिए अधोवस्त्र ले आऊं? क्या वह पागल हो गई है? मैं, एक वयस्क पुरुष, एक महिला के लिए अधोवस्त्र लेने जा रहा हूं। तुम जानबूझकर मेरे साथ गड़बड़ करने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो आप ऐसा नहीं करना चाहते? लिन जिफेंग के चेहरे का रंग बदलते देख नांगोन बिन को थोड़ा दुख हुआ और उसने कहा, मैं हर महीने आपके लिए भोजन और पेय प्रदान करता हूं। क्या ये छोटा सा उपकार मांगना बहुत ज्यादा है? फिर मेरा तुमसे क्या प्रयोजन है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नांगोन बिन हूं, जिसके पास आलसी लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे हैं? लिन जिफेंग के शर्मिंदा चेहरे को विकृत होते देख नांगोन बिन को यह एहसास होने में और भी खुशी हुई कि उसके पास शरारतें करने की प्रतिभा है। शायद अगर वह सीईओ बनना छोड़ दे तो वह शरारत विशेषज्ञ या ऐसा ही कुछ बन सकती है ना? मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ।
नानगोन बिन खुशी से अपने विचारों में खोई हुई थी। बॉस, यह अच्छा नहीं है ना? मैं एक आदमी हूँ। मुझसे अपने लिए अधोवस्त्र लाने को कहना, दूसरे लोग क्या सोचेंगे? बहाने बनाना बंद करो। क्या तुमने आज मेरे साथ खरीदारी करने पर जोर नहीं दिया था? अब तुम्हारा काम मेरा बैग धोना है, इसलिए आज रात तुम्हें हर काम में मेरी मदद करनी होगी। नानगोन बिन को उसकी परेशानी की परवाह नहीं थी। उसने उन सभी नुकसानों के बारे में सोचा जो उसे इन दिनों उसके हाथों झेलने पड़े थे। क्या आज बदला लेने का सही मौका नहीं था? खैर बिन बिन, चूंकि आपने इसे इस तरह से रखा है, तो आपके पति के रूप में मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से इसमें शामिल हूँ। अधोवस्त्र ही है, उसे यह काम खराब चेहरे के साथ करना था, है ना? लेकिन फिर उसने उससे बिन बिन भी कहा और उसका पति होने का दावा किया। नानगोन बिन को इस बात से गुस्सा आ गया कि इतने सारे पुरुष उसके बैग उठाना चाहते थे, लेकिन उठा नहीं सके, और यहाँ वह अनिच्छा से ऐसा कर रहा था, मानो यह कोई आत्मघाती मिशन हो। 140 अध्याय 139 काला प्रलोभन। अध्याय 139 काला प्रलोभन। यद्यपि वह चिढ़ गई थी, फिर भी नानगोन बिन उस शाम भीड़ भाड़ वाली पैदल सड़क पर अपने घमंडी गुस्से को नियंत्रित करने में कामयाब रही। यदि यह विदेश में होता तो वह इस अत्यंत कष्टप्रद व्यक्ति को बहुत पहले ही भगा चुकी होती। लिन जिफेन को लड़खड़ाते हुए देखकर नानगोन बिन को यह अविश्वसनीय रूप से मजेदार लगा। उसने उस शर्मनाक क्षण की कल्पना की जब उसे अधोवस्त्र की दुकान से एक संदिग्ध विकृत व्यक्ति के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे ही लिन जिफेंग ने अधोवस्त्र की दुकान में कदम रखा, जहां कई आकर्षक महिलाएं अपने पसंदीदा अधोवस्त्र को ध्यान से चुन रही थीं, किसी को पता होना चाहिए कि यह स्टोर शहर के हलचल भरे केंद्रीय जिले में स्थित था। आप कल्पना कर सकते हैं कि वार्षिक किराया कितना होना चाहिए। कोई भी लघु उद्योग इतनी बड़ी दुकान खोलने का साहस नहीं कर सकता। यहाँ अधोवस्त्र खरीदने के लिए आने वाली महिलाएं ज्यादातर प्रतिष्ठित परिवारों से थीं, या तो दूसरी पीढ़ी की अमीर महिलाएं थीं या फिर अमीर पतियों से विवाहित महिलाएं थीं। सामान्य तौर पर यहाँ किसी भी अधोवस्त्र की कीमत कम से कम कई हजार युआन होगी। महिलाओं के अधोवस्त्र अब पहले जैसे नहीं रहे, जहाँ कपड़े का एक टुकड़ा बस लपेटा जाता था। जितनी कम सामग्री होगी, अधोवस्त्र उतना ही महंगा होगा, जैसे कि आधुनिक महिलाओं द्वारा आमतौर पर पहनी जाने वाली ब्रा, जिसमें आमतौर पर द्वितीयक विकास को बढ़ावा देने और पूरे दिन एक चुस्त और आरामदायक फिट बनाए रखने के लिए मोटी गद्दी या मालिश स्प्रिंग्स होती हैं। आखिरकार ये काफी निराशाजनक होगा यदि यह आरामदायक न हो। यदि कोई महिला अलग दिखना चाहती है और पुरुष का दिल जीतना चाहती है, तो अधोवस्त्र वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिरकार अधोवस्त्र मुख्य रूप से उसके पुरुष को दिखाने के लिए पहना जाता है। यदि यह उसके अपने पुरुष का दिल नहीं जीत सकता, तो इसे पहनने का क्या फायदा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक अधोवस्त्र निखारने, सुंदर बनाने और मजबूती प्रदान करने जैसे कार्य प्रदान करता है। एक अधोवस्त्र की कीमत अक्सर कुछ डिजाइनर कपड़ों से भी अधिक होती है। किसी महिला के लिए स्तन जितने बड़े होंगे, आकर्षण उतना ही अधिक होगा। जैसे ही लिन जिफेंग नामक यह अप्रत्याशित पुरुष ग्राहक अंदर आया, कपड़े पहन रही कुछ महिलाएं डर गईं और जल्दी से अंदर छिप गईं। अन्य महिलाएं, जो मजे के लिए अधोवस्त्र का चयन कर रही थीं, वे तुरंत शर्मा गईं और ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं था। उन्होंने जल्दी से मजेदार अधोवस्त्र को एक तरफ रख दिया और कुछ नियमित अधोवस्त्र चुनने चले गए। लिन जिफेंग शर्मा गया, बेहद शर्मिंदा हुआ। सर, यह महिलाओं के अधोवस्त्रों की श्रृंखला की दुकान है। आप एक आदमी का इस तरह लापरवाही से आना अनुचित है। जैसे ही लिन जिफेंग ने प्रवेश किया, उसने स्टोर में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और तुरंत ही कई क्लर्क मित्र भाव से वहां आ गए और लिन जिफेंग को बाहर निकालने का इरादा किया। उन्होंने यह बात सीधे तौर पर नहीं कही, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था। आप देखिए, आप इतने बड़े आदमी हैं, अपनी पत्नी नहीं लाए हैं, अपनी गर्लफ्रेंड नहीं लाए हैं, आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? ओह, मैं वह चीज अपनी पत्नी के लिए ले रहा हूँ। इसे स्पष्ट रूप से कहने में असमर्थ लिन जिफेंग हकलाते हुए रैक पर रखे अधोवस्त्र की विभिन्न शैलियों की ओर इशारा करने लगा। क्षमा करें, क्या आपके पास हमारे स्टोर का सदस्यता कार्ड है? यदि आपके पास पहले से खरीद का रिकॉर्ड है, तो हम निःशुल्क डोर टू डोर सेवा प्रदान करते हैं। क्लर्क ने अभी भी लिन जिफेंग के साथ विनम्रता से व्यवहार किया, लेकिन चूंकि स्टोर के नियमित ग्राहक ज्यादातर अमीर महिलाएं थीं, अगर लिन जिफेंग जैसे उबाऊ पुरुष कभी भी अंदर घुस सकते हैं, तो भविष्य में यहाँ खरीदारी करने के लिए कौन सुरक्षित महसूस करेगा? दूसरों को सुरक्षा की न्यूनतम भावना अवश्य प्रदान की जानी चाहिए, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो मजेदार अधोवस्त्र का चयन करती हैं। अभी अभी वही खूबसूरत महिला आई थी, वह मेरी पत्नी है और उसने मुझे विशेष रूप से कुछ लेने के लिए कहा था। अब लिन जिफेंग दुविधा में फंस गया और उसने किसी भी चीज से पहले नानगोन बिन का जिक्र किया। क्या आप मिस नानगोन की बात कर रहे हैं? क्लर्क आश्चर्यचकित लग रहा था। उसने लिन जिफेंग की ओर एक और नजर डाली, उसके सादे कपड़े देखकर, और सोचा कि वह एक अमीर व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है। परिणामस्वरूप क्लर्क ने लिन जिफेंग को कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण व्यंग्य के साथ देखा। आपने अभी क्या कहा? मिस नानगोन आपकी पत्नी है। यद्यपि क्लर्क को ये ठीक से पता नहीं था कि नानगोन बिन की क्या हैसियत है, लेकिन जो भी महिला यहाँ लापरवाही से खर्च कर रही थी, वह या तो किसी अमीर परिवार की बेटी होगी या फिर उसकी रखेल होगी।
लेकिन अब जब लिन जिफेंग ने उसे अपनी पत्नी के रूप में दावा किया तो अचानक दोनों क्लर्कों ने तिरस्कार प्रदर्शित करते हुए एक कृपालु रवैया दिखाया। उसी समय स्टोर के मैनेजर ने भी लिन जिफेंग की उपस्थिति को नोटिस किया और बिक्री सहायकों की तरह ही उसका जायजा लिया। शुरू में मैनेजर ने सोचा कि यह आदमी कोई ठग है जो मुसीबत मोल लेना चाहता है, लेकिन जब उसने लिन जिफेंग की कलाई पर ब्रेसलेट देखा तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया, जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत दोनों युवा बिक्री सहायकों को डांटा और मुस्कुराते हुए माफी मांगी। सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये देखकर कि प्रबंधक भी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बिक्री सहायकों के पास अपनी पूर्व अवमानना के बावजूद कहने के लिए और कुछ नहीं था। वे तुरंत दूसरी महिला ग्राहकों की देखभाल करने के लिए एक तरफ चले गए। हालांकि लिन जिफेंग के आगमन ने वास्तव में कुछ महिला ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया। अपनी पत्नी के लिए अधोवस्त्र खरीदने में सक्षम होना और किसी बात का उल्लेख नहीं करना, केवल साहस से ही यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति एक अच्छा आदमी होगा, घर पर एक अच्छा पति होगा। आज के समय में कितने पुरुष जो अपनी महिलाओं से सच्चा प्यार करते हैं, उनके लिए अधोवस्त्र चुनने में अपना अभिमान त्याग देंगे। इसके अलावा इन आकर्षक महिलाओं की पसंद ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना ये युवा सहायक नहीं कर सकते थे। उन्होंने पहली नजर में ही पहचान लिया कि लिन जिफेंग ने अपने कोट के नीचे जो शर्ट पहनी थी वह फ्रांस के एक प्रसिद्ध डिजाइनर का अनोखा डिजाइन था, जिसने पहले भी वहां फैशन की धूम मचाई थी। ये महिलाएं शायद और कुछ कहने की हिम्मत न करें, लेकिन ब्रांडों के प्रति उनकी नजर निश्चित रूप से उन्हें बाकी लोगों से आगे रखती है। ओह, मेरी पत्नी ने बहुत सारे अधोवस्त्र चुने और मुझे उन्हें लेने के लिए कहा, लिन जिफेंग ने कहा, ये देखकर कि प्रबंधक काफी सभ्य था, जिससे उसकी असहजता दूर हो गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप मिस नानगोन के पति हैं? मैनेजर 30 साल की एक चालाक दिखने वाली महिला थी और उसके देखने से यह स्पष्ट था कि वह बिक्री सहायकों के समान स्तर की नहीं थी। हाँ, ये सही है। ठीक है महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें और मैं उन्हें आपके लिए ले आती हूँ, प्रबंधक ने विनम्रता से कहा और दुकान के पीछे की ओर चली गई। जाते समय लिन जिफेंग पर एक आकर्षक नजर डालना नहीं भूली। लेकिन जैसे ही मैनेजर चला गया, बिक्री सहायकों के समूह ने लिन जिफेंग को संदेह से देखना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने इतिहास का सबसे भयानक राक्षस देख लिया हो। लिन जिफेंग को उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। तभी एक भारी श्रृंगार किए हुए आकर्षक महिला धीरे धीरे चली आई और अपनी नाजुक जेड जैसी उंगलियों से लिन जिफेंग के पास के अधोवस्त्र को चतुराई से पलटने लगी। लिन जिफेंग को पास में देखकर उसने शर्मिंदा महसूस नहीं किया, बल्कि साहपूर्वक लिन जिफेंग को एक सार्थक नजर से देखा। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने काले और सफेद रंग के अधोवस्त्र उठाए और विचारमग्न होकर उनके बीच में झूलने लगी। महिलाएं भी ऐसी ही होती हैं, जब उन्हें कोई चीज पसंद आती है तो वे अंदर से टूट जाती हैं तथा इस बात को लेकर अनिश्चित हो जाती हैं कि उस समय कौन सी चीज उनके लिए सबसे उपयुक्त होगी। नमस्ते, अगर आप इसे अपने पति के लिए पहनने जा रही हैं तो मैं काले रंग की सिफारिश करूंगी, क्योंकि काला रंग पुरुषों को बहुत आकर्षित करता है। यदि आपको सफेद रंग पसंद है तो आप इसे भी पहन सकते हैं। आखिरकार सफेद रंग शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, और कौन सा पुरुष एक शुद्ध महिला से प्यार नहीं करेगा। उसकी सिकुड़ी हुई भौहें देखकर लिन जिफेंग ने उसे विनम्रता से उत्तर दिया। सुंदर महिला पहले तो स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और गालों पर हल्की लालिमा छा गई। आखिरकार उसने कामुक अधोवस्त्र धारण कर रखा था, जिसमें आमतौर पर एक मजबूत आकर्षण होता है। इस तरह के अधोवस्त्र किसी भी सामान्य आदमी को अभिभूत कर सकते हैं। क्या तुम इन चीजों को समझते हो? उसने पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें उलझन और जांच कर रही थी, यह मानते हुए कि लिन जिफेंग काफी सज्जन लग रहे थे। मैं उन्हें नहीं समझता, लेकिन मैं एक पुरुष हूं और मैं ज्यादातर पुरुषों की ओर से बोल रहा हूं, लिन जिफेंग ने लापरवाही से समझाया। बिल्कुल, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप भी इसे पहनकर अपने पति को दिखा सकती हैं, शायद कुछ काले मोजों के साथ। संभावना है कि आज रात तुम्हारा पति सचमुच एक जानवर बन जाएगा।